अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हम देख रहे हैं कि आज आप मुझे किसी और रूप में देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आज रमशा को क्या हुआ है। तो जनाब ये इसलिए है क्योंकि मैं रोज़ाना जब आपसे टॉप स्टोरीज शेयर कर रही होती हूँ तो उसमें हम स्ट्रीट क्राइम की जो सूरत हाल है वो देख रहे हैं कि किस हद तक बढ़ती जा रही है और शहर भर में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो किस हद तक ख़राब हो रही है। तो ऐसे में जो सेल्फ़ डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हालात हैं जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि हमें अपनी जो सोसाइटी है उसमें अपने आप को बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। और हालात का मुकाबला करने के लिए हम सब ये तो नहीं है कि अपने घरों में बंद होकर बैठेंगे, लेकिन कुछ मेजर्स हम ले सकते हैं, कुछ चीज़ें हम सीख सकते हैं जिनको अपना अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती हैं, हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। तो आज उसी पर बात करने के लिए आज का शो हमने प्लान किया है। तो आइए ज़रा इस शो का आगाज़ करते हैं और जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। तो आपने मुझे देखा कि मैंने ग्लव्स तो पहन लिए हैं और जो है वो कुछ ट्रेनिंग लेने की भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो वेलकम टू द शो। उमर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप फाउंडर हैं खुद मुहाफ़िज़ के। तो अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू रमशा फॉर रेजिंग दिस कॉज। और इस वक्त तो बहुत ही ज़रूरत है कि इस चीज़ पर बात की रोज़ाना जाए। जब हम शो का आगाज़ करते हैं ना तो कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसी खबरें होती हैं, उन 4-5 खबरों में से एक खबर ज़रूर ऐसी होती है कि किसी का मोबाइल छिन गया। कल हमने देखा एक आध दिन पहले कि जो राइडर है, बाइक राइडर जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, उसको मार दिया सड़क पर। घरों में डकैतियाँ हो रही हैं। अब ये जो सेल्फ डिफेंस है वो हर शख्स के लिए कितना ज़रूरी है और इसकी बेसिक ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? ये तो देखें कि बहुत ही एक्सट्रीम केस है कि डकैतियाँ हो रही हैं और किसी को कत्ल व गारत गिरी इस शहर ने पहली दफ़ा नहीं देख रहा। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि ये जो हैरेसमेंट के इश्यूज़ हैं हमारे माशरे के अंदर, रिलेटेड टू चाइल्ड, रिलेटेड टू वुमेन एंड इवन मैन। यूजुअली लोग समझते हैं कि मर्द इससे जो है वो बरी ज़िम्मा है या मर्दों को ये अफेक्ट नहीं कर रहा। ये इन केसेस से कहीं ज़्यादा हैं जो कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की वजह से सामने आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कुछ डाटा शेयर करूं तो 2023 के अंदर ही जो चाइल्ड अब्यूज़ के रिपोर्टेड केसेस हैं वो 4000 से ज़्यादा हैं। और ये फिगर्स जो हैं वे विद ओवर 20% जो है वो 2020 से बढ़ता चला जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारे यहाँ की ख़वातीन 93% ऑफ द वुमेन आर बीइंग हैरास्ड, जो कि बाहर जाते हैं किसी भी तरह की चीज़ों से। तो सेल्फ डिफेंस सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कुछ पंचेस एंड किक्स की बात है कि आपने सिर्फ डकैती के वक्त में ही आपको इस्तेमाल आप करेंगे। ये आप अपनी डेली रूटीन में, रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर, अपने ऑफिसेज़ में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स जाते हुए और जिस शोबे से भी आपका ताल्लुक़ हो उसमें आप एज एन वुमेन आप बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि जो बात मैं वुमेन के हवाले से कह रहा हूँ वो आप उसको ख़ुद ही इंडोर्स कर देंगी। ये सेल्फ डिफेंस हमें उस हर शोबे में काम देता है। आपने ये खुद मुहाफ़िज़ का कॉन्सेप्ट कैसे आया और क्यों ज़रूरत पेश आई कि आपने सोचा कि मैं ये जो है वो बनाऊँ इदारा के ट्रेन करे लोगों को, ये करे? तो कैसे आपने जो है ना इस आइडिया को परसीव किया, कंसीव किया? खुद मुहाफ़िज़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंस्पायर्ड फ्राम द इंसिडेंट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल। एक बहुत ही अलमनाक, अंदोनाक किस्म का सानिया था जो पूरी कौम के अंदर गुजरा। आई वॉज़ ऑफ द ओपिनियन कि हमारे बच्चों को, ख़वातीन को, हर उम्र के अफराद को सेल्फ़ डिफेंस ट्रेंड होना चाहिए। और अगर उस वक्त भी हमारे बच्चे सेल्फ़ डिफेंस ट्रेंड होते, हमारे ख़वातीन सेल्फ़ डिफेंस ट्रेंड होती, तो द डैमेज विच वॉज कॉज्ड ऑन दैट डे कुड हैव बीन मिटिगेटेड। सही है, ख़त्म नहीं होता लेकिन हम कुछ ज़िंदगियां बचाने में कामयाब हो जाते हैं, हमारा कुछ नुकसान कम हो सकता था। चलें, हमें उस सिचुएशन से अपने आप को पुल आउट करने का तरीका ही आ जाता, हम किसी के लिए सॉफ्ट टारगेट नहीं बनते। ये एक मुबहम सी सोच थी कि कौम के लिए कुछ करना है, कुछ सोसाइटी को डिलीवर करना है। उससे हमने रिसर्चेस स्टार्ट की और उन रिसर्चेस को देखते हुए फिर हमने खुद मुहाफ़िज़ के प्रॉपर प्रोग्राम्स बनाए, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स बनाए जो कि बच्चों के हवाले से थे, ख़वातीन के हवाले से थे और दूसरे एज ग्रुप्स के हवाले से। अभी कितनी तरह के प्रोग्राम्स हैं जिनके ज़रिए आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और कितने लोग आप लोगों के साथ अभी मुंसलिक हैं? हमारे पास अगर हम जो हमारे मेजर प्रोग्राम्स हैं वो उसमें
बच्चों के लिए अलग हैं, ख़वातीन के लिए अलग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अलग हैं, जीरियाटिक ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ अलग होती हैं जो कि 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए होती हैं। यूजुअली हमारे यहाँ जो है वो कॉन्सेप्ट ये है वालिदैन की खिदमत का कि हमने जो है उनको घर पे बैठा दिया है और आखिरी के 15 दिन हम किसी अस्पताल में ले जाते हैं और वहाँ पर जाके 10-15 लाख रुपए अस्पताल में ख़र्च कर देते हैं। फिर कहते हैं हमने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कोई उम्र का हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें आप फिज़िकल एक्टिवेशन नहीं कर सकते। हमारे पास 3 साल से लेके 80 साल तक के बच्चे और बच्चियां आती हैं जो कि हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हैं, फ़िज़िकल रिहैब के प्रोग्राम्स हैं, हम मेंटल काउंसलिंग्स कर रहे होते हैं, हमारे पास न्यूट्रिशनल गाइडेंस के प्रोग्राम्स होते हैं। तो इस तरह वी आर अ कॉम्प्रिहेंसिवली अ मेंटल एंड फिज़िकल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए, जेंडर्स के लिए डिफरेंट स्पेशलाइज प्रोग्राम्स हमने रखे हैं। कितने लोग आपसे मुंसलिक हैं और ये इंडिविजुअल हैं या ये आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोच कर रहे हैं, स्कूल्स में अप्रोच कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं आप? अगर मैं आपको सिर्फ बच्चों की का बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 साल के अरसे में 30,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया। उसके अंदर स्कूल्स के बच्चे शामिल हैं, उसमें यतीम खाने के बच्चे शामिल हैं, उसमें मदारिस शामिल हैं, उसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन शामिल हैं, उसके अंदर हमारी हिंदू कम्युनिटी शामिल है, उसमें हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी शामिल है। जहाँ पर बच्चा मौजूद है वहाँ पर हम बिला तफरीक रंगो नस्ल जाकर इस मेंटल और फिज़िकल एक्टिवेशन की ट्रेनिंग्स उनको दे रहे हैं। अगर हम बात करें ख़वातीन की तो हम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आपको हमारा उस प्रोग्राम का नाम है बिनते आहन, हम उसको कहते हैं। इट इज़ पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल बाइक राइडिंग क्लब विद सेल्फ डिफेंस। तो वो हम कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी मौजूद हैं, वो ट्रेनिंग्स, वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी मौजूद हैं और वो इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी उसका मौजूद है। अच्छा, होता है ना बहुत सारी चीज़ें हम इनिशिएटिव लेना चाह रहे होते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे होते, या हमें ये फियर होता है कि यार ये मैं करूँगा तो करेगा कौन। लाइक आपने सोचा होगा कि मैं ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर लूँगा, कितने लोग ले लेंगे? 10, 12, 20, 30, 100, है ना? आपको इनिशियली तो ऐसा लग रहा होता है। तो वो जो एक छोटा सा बच्चा आपने कंसीव किया होगा और उसको आज को इतना यहाँ तक लेकर आए हैं आप, तो कैसा रिस्पांस रहा लोगों का और किस कैपेसिटी में लोग आप लोगों से रब्ता करते हैं और ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं? क्योंकि उमूमन ये लगता है कि यार क्या करना है इसको सीख के, यूजलेस सी बात है ना। लोगों का ऐसा इमेज होता है, लोगों की ऐसी थॉट्स होती हैं इसको देख। देखें, एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे ये मालूम है कि जब भी आप कोई एक सोसाइटी का प्रॉब्लम रिजॉल्व करने जाते हैं और आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको करीबी लोगों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो तनकीद सही है, लेकिन अगर आप अंदर से कन्विंस्ड है ना, अगर अल्लाह आपसे कुछ करवाना चाहता है। मुझे नहीं पता था मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने कम वक्त में ये प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स और ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। आई नेवर न्यू इट, लेकिन मुझे अंदर से एक कन्विक्शन थी कि मेरी कौम को ज़रूरत है और जहाँ तक मुझसे हुआ मैं इसको लेके जाऊँगा। 30,000 का नंबर आज मैं देखता हूँ, अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। वो कहते हैं मैं तन्हाई चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए और काफ़िला बनता गया। और ये सिर्फ मेरा अपना इसके अंदर रोल नहीं है, मेरी एक बहुत ही शानदार कॉम्प्रिहेंसिव टीम है जिसमें डॉक्टर्स हैं, वेलनेस ट्रेनर्स हैं, फिजियोज़ हैं, न्यूट्रिशनल डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, थेरेपिस्ट हैं। तो ये उन सब लोगों की मेहनत, एफ़र्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि जब आप एक नेक नियति से आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, तो कुदरत खुद ब खुद आप पे ऊपर मेहरबान हो जाती है और रास्ते आसान होते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यकीनन आपके साथ लोग भी मिलना शुरू हो जाते हैं ना, जो आपको मददगार हों, जो आपके मुआविन हों, जो आपको हेल्प कर सकते हों। तो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया कि नहीं यार ये करना चाहिए, सोसाइटी की नीड भी है, या तुम ये कर सकते हो? किन लोगों ने आपको जो है वो आगे बढ़ाया? मेरी कोर टीम है, मैं 2-3 लोगों का नाम अगर ना लूँ तो वो बड़ा एक मेरा ख्याल है ज़्यादती है। हमारे CEO हैं डॉक्टर तौसीफ़ साहब, ही इज़ वन ऑफ द लीडर्स। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल फरहान साहब।
ही वॉज द वन जिन्होंने बहुत इनिशियल स्टेज पे मुझे कहा, इन दो लोगों ने, कि यार यू आर द मैन, यू कैन डू दिस। आई वॉज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, जस्ट अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एट वन टाइम, और मैं एचआर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रहा हूँ। मेरा कभी भी डायरेक्टली इससे पहले इस तरह का ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ मैं बाहर जाके कुछ कर सकता हूँ। एंड एट लास्ट फिर आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं बाद में। और देखें एज एन फादर ना, मुझे ये चीज़ अंदर से, जब मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, मैं अंदर से कन्विक्टेड था बहुत कि ये मसाइल जो आज दूसरों की बच्चियों और बच्चों के साथ हो रहे हैं, मेरी भी वैसी ही बच्चियाँ और बच्चा है ना, तो ये कहीं ना कहीं ये आग घर तक पहुंच जाएगी अगर इसको रोकने की कोशिश ना की गई। तो एक वो अंदर की कन्विक्शन इन लोगों ने बहुत दिलाई, और फिर ये साथ में प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जुड़े। फिर हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, सुलेमान हैं, बिलाल हैं, ज़ैनब हैं, और बहुत सारे लोग हैं। सबके नाम आई एम सॉरी मैं नहीं ले सकता। ऐसा ही है, बहुत सारे लोग शामिल तो इन्होंने, इन बच्चों ने बहुत अपने सुबह और शाम इस कॉज के ऊपर लगाया। यू वुड बी अमेज्ड टू सी, आप कभी हमें विज़िट करें तो आपको खुद मुहाफ़िज़ की टीम को देख के, वी हैव अ यंग डायनामिक टीम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, जो कि हमारे यहाँ यूजुअली जिस उम्र के अंदर लोगों को ये इदराक नहीं होता कि ज़िंदगी में करना क्या है, मेरे पास जो नौजवान हैं वो दूसरे लोगों की ना सिर्फ फ़िक्र कर रहे हैं बल्कि उनको इस चीज़ से पुल आउट भी कर रहे हैं। तो हेड्स ऑफ टू देम कि जो इस तरह से काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक ट्रेनिंग लेने में कितना वक्त चाहिए होता है, कितना टाइम लगता है आपको सेल्फ डिफेंस सीखने में, और क्या अलग अलग तरह की टेक्निक्स होती हैं या एक ही तरह का प्रोग्राम आप लोग जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर आप यंगस्टर्स को दे रहे हैं या ख़वातीन को सिखा रहे हैं तो प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। उसमें बच्चों के लिए कंटेंट भी डिफरेंट है, क्योंकि बच्चों के साथ जो हैरेसमेंट इश्यूज़ हैं उसको बताने का तरीका भी अलग है। दैट इज़ ऑलवेज विद इन द सोशल नॉर्म्स एंड बाउंड्रीज। लोग इसको सेक्स एजुकेशन समझते हैं, बट इट इज़ नॉट सेक्स एजुकेशन, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू हैरेसमेंट जो बच्चों के साथ हो रही है। तो उनका कंटेंट बिल्कुल हमने डिफरेंट रखा हुआ है। जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, एडोलसेंट्स हैं या यंग एडल्ट्स हैं, उनका कंटेंट डिफरेंट है। 3 महीने से लेकर 2 साल तक के स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ हैं। उसमें आपको एटलीस्ट हम समझते हैं कि एक बेसिक मिनिमम जो एक हमारा कोर्स है वो 3 मंथ्स का होता है, जिसमें आपको हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे इन्वेस्ट करने होते हैं, और उससे आप ना सिर्फ फिज़िकली एक्टिव हो जाते हैं बल्कि आपको एक बेसिक लेवल का सेल्फ डिफेंस मूव्स भी करने उसमें आ जाते हैं। चल सही, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे कि सेल्फ डिफेंस मूव्स होती क्या हैं, किस तरह से आप भी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर भी सीखेंगे, वैसे भी आप ट्रेनिंग्स का हिस्सा भी बन सकते हैं। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जिक्र हो रहा था जनाब बिनते आहन, आपने प्रोजेक्ट का नाम लिया था और उसमें आपने बताया कि जो फीमेल बाइक राइडिंग क्लब भी आप लोग रन कर रहे हैं और साथ साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। क्या है वो, उसके बारे में बताएं। और साथ साथ हमारे साथ उसी की मेंबर हफ्सा भी मौजूद है। वेलकम टू द शो हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आपसे भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले वो ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है बिनते आहन का? पाकिस्तान में ख़वातीन के 2 मेजर इशूज़ हैं। नंबर 1 है सेफ्टी और सेकंड 1 इज़ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप देखें तो हमारी बच्चियों को यूजुअली बाहर सेफ्टी की वजह से वालिदैन नहीं निकलने देते, और अगर वो बाहर किसी तरह से निकल भी जाती हैं तो फिर जो बसेस में, चिंगचीज़ में जो हैरेसमेंट के केसेस होते हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उस पर बात नहीं करते। तो बिनते आहन जो है इन 2 प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। इट इज़ पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल बाइक राइडिंग क्लब विद सेल्फ डिफेंस। हम बच्चियों को बाइक राइडिंग भी सिखा रहे हैं और साथ में उनको हिफाजत भी करना बता रहे हैं कि क्योंकि ये अभी अपकमिंग नॉर्म है। कुछ अरसे में हम समझते हैं कि बहुत सारी बच्चियां बाइक राइडिंग की तरफ आके अपनी लाइफ को, अपने करियर्स को परसू कर सकेंगी। तो तब तक के लिए जो है वो उनको सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सवारी भी खुद चलाएं और सेल्फ डिफेंस भी अपना खुद करें। सही। तो हफ्सा, आप कब से मुंसलिक हो खुद मुहाफिज से? मैं 2 साल हो गए। 2 साल। क्या क्या कर रहे हो उनके साथ? कब आपने कौन सी ट्रेनिंग ली? सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ली है मैंने, और अब
ट्रेनी हूँ बाइक राइडिंग की। ओह ज़बरदस्त। तो कैसा चल रहा है, एक्सपीरियंस कैसा है आपका, और कैसे ख्याल आया कि मुझे ये करना है, मुझे बाइक राइडिंग भी करनी है और मुझे ये ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए सेल्फ डिफेंस की? ख़्याल ऐसे आया कि देखती थी स्कूल जब गोइंग थी तो वैन्स में ज़्यादा होता था कि आप जब बच्चे होते हो तो दिमाग में होता है, एक घर वालों की तरफ से भी आपको बताया जाता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। फिर आप देखते हैं आगे बढ़ते बढ़ते कि आपकी तरफ ये करीब आ रही होती है, चीज़ हरेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो ख़्याल ये था, कॉलेज में आई, कॉलेज में फिर आपको हर जगह ना बाबा के साथ हर वक्त जाया जा सकता है, ना भाई होता है, सही बात। तो अकेले आपको ट्रैवल कहीं ना कहीं करना पड़ता है और अकेले ही ये ज़्यादा चीज़ हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। तो उसको रोकना था, अपने आप को सिक्योर करना था, उसी लिए ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट करी। किसी ने रेकमेंड किया या खुद सोचा? खुद सोचा, बाबा की सपोर्ट थी बहुत, फैमिली की सपोर्ट थी, शुरू से ही बहुत सपोर्टिव थी। तो अभी इन प्रोफेशन क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? जी, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, कॉलेज में। कॉलेज में। अब बाइक कितनी चलानी आ गई है पूरी, अभी सीख रही है? बाइक में अभी इन प्रोसेस है, चल रही है। क्योंकि हमें ये लगता है ना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बाइक जो है उसको सीखना थोड़ा मुश्किल है रादर देन कि आप गाड़ी सीख लें, लेकिन बात वही है कि कितने टाइम लगता है किसी भी एक लड़की को बाइक सीखने में? देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारी यंग बच्चियां हैं ना, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियां हैं, वो मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने में मैक्सिमम सीख लेती हैं। सबसे बड़ा जो हमें चेंज लाना पड़ता है ना उनके अंदर, वो बाइक सिखाने से ज़्यादा उनके अंदर का डर निकालना सबसे एक मुश्किल काम है जो हमारी टीम कर रही है। वो डर बचपन से वालिदैन ने इनकलकेट किया हुआ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि एक लाइफ साइकिल होती है ना, एक छोटी बच्ची होती है, फिर वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, एडोलसेंट एज में आती है, फिर वो एक लड़की बन जाती है, फिर वो एक औरत बनती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो औरत ही पैदा होती है, जिस दिन से वो पैदा होती है उसी दिन से उसकी शादी की परेशानी होती है, और उसी लिए उसको इतना डराया जाता है इस माशरे के मुख्तलिफ़ पहलुओं में कि वो डर उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। फिर वो शादी भी होकर कभी शौहर से डर रही होती है, फिर वो बच्चों से डर रही होती है, उसके अब पूरी ज़िंदगी उस डर के साथ गुजर जाती है। तो ये जो बच्चियां आ रही हैं हमारे पास, सबसे बड़ा काम जो इनके ऊपर करने का है वो मैं आपसे मेंटल वेलबींग की भी बात कर रहा था, तो हम मेंटल साइड के ऊपर यही फियर फैक्टर उनका निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इतना टाइम भी लग रहा है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो एक यंग बच्ची के लिए 2 महीने 3 महीने इज़ मोर देन एनफ। हाँ, मेरे पास 57 ईयर्स की भी खातून हैं जो कि हमारी स्टूडेंट बाइक राइडिंग सीख रही हैं। जो इस तरह की ख़वातीन हैं उनके लिए यू कैन से कि जी वो 4-5 महीने 6 महीने उनको लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत एक स्लो प्रोसेस से पहले वो साइकिल पे आते हैं, फिर वो बाइक्स के ऊपर हम उनको लेके जा रहे होते हैं। तो दैट्स द सिनेरियो फॉर। सही। तो कोई फैमिली में है कोई खातून, कोई लड़की जो बाइक चलाती है या जिससे इंस्पायर हुए, किससे इंस्पिरेशन ली? मैं देखती थी आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है कि हर लड़की बाइक चला रही है, गाड़ी चला रही है, लेकिन ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी में हमारे पास बाइक रहती है। और घर पे भी देखें तो बाबा की बाइक होती है, कभी भाई की बाइक होती है, तो बस अगर इमरजेंसी भी हो तो आपने बस एक किक मारनी है और चलेगा। हाँ, ये तो है। और आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट हो कॉलेज जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए। और फिर जैसे भी बात हुई कि हरासमेंट इतनी है हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कि जो बच्चियाँ वो हर तरह से सफ़र कर रही होती हैं। एक तो जो बसेस का स्ट्रेस है वो अलग, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल अलग, जो उनकी खटारा हाल है वो अलग, और फिर जो है हरासमेंट इश्यूज़ ये अलग। तो इन सब से आप बच सकते हैं अगर आप जो है वो ख़ुद बचना चाहें और आप अब जो है अपने लिए कुछ करना चाहें, तो जिसकी मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है। हफ्सा, तो ये जो ट्रेनिंग ली सेल्फ डिफेंस की, उसमें क्या क्या सीखा? सेल्फ डिफेंस में हमें जो कॉमन मूव्स होते हैं कि अगर आपका किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया, किसी ने आपका स्कार्फ पकड़ लिया, कंधे पकड़ लेते हैं पीछे से, हाथ पकड़ लिया, किसी ने रोक लिया, तो उसको कैसे आपने बचाना है अपने आप को, ऐसे ट्रेनिंग्स दी गई, किक्स सिखाई गई, हमें पंचेस बताए गए कि आपको बस आपका माइंड, ज़्यादातर हमारे माइंड के ऊपर सेल्फ डिफेंस मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, ताकि आपका माइंड, जब भी हमारे साथ कुछ होता है ना, हम फ़ौरन ब्लैंक हो जाते हैं, डर तो में, खौफ डर में चले में जाते हमारा हैं। ब्लैंक हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर हमारा काम किया जाता है कि हम उस ट्रेनिंग से
ज़्यादातर कॉन्फिडेंस आता है। कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डर गई हो या कभी, या फिर आपने अपने सेल्फ डिफेंस को यूटिलाइज किया हो, किसी को मारा हो सड़क पे? ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपको आते जाते रोड पे लोग देख रहे होते, तो अगर वो देख रहा है अगर आपको सामने से कोई, मैं उसको वापस देखना शुरू कर देती हूँ। वो सामने से बेचारा खुद ही अजीब सा हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है। हाँ सही है ना, मतलब आप ये भी एक ट्रिकी है, ठीक है, देख रहे हो हम भी। तुम देख रहे हो हम भी देख रहे हैं, नहीं ये ठीक है। देखिए ना, आप वो वाली बात है कि आपने किस तरह से अपने लोगों को ट्रेन किया है, आप अपनी सोसाइटी में किस तरह से लड़कियों को ग्रो करा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया है मेरे ख्याल से। अब आप जब ये बात करते हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट की भी हम बात कर रहे हैं, बच्चियों को पढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट दिस? एग्जैक्टली देखें, अब सबसे बड़ी बात, अगर पढ़ाना भी है आपने, इन एकेडमिक्स को आपने करा के देख लिया ना, तो इसका मतलब है ये एकेडमिक्स बच्चों के मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस के लिए काम नहीं कर रहे और ना उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। हम बच्ची को, मैं बता रहा हूँ ना, वो शुरू से ही हम उसको औरत समझ के इतना डरा देते हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ करने के काबिल ही नहीं रहती। रियल एम्पावरमेंट उस वक्त होगी जब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेयरलेस वुमेन हमारी जब सोसाइटी को ग्रो करेगी, तो ये सोसाइटी ऑटोमेटिकली फेयरलेस भी हो जाएगी, इसकी इकॉनमी भी चलना शुरू हो जाएगी। 52-53% ऑफ द पॉपुलेशन को अगर आप घर बिठा दोगे और फिर मर्दों, मतलब 20% लोग आप समझें कि पूरा मुल्क चला लेंगे, तो इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। आज जो हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन भी है, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारी ख़वातीन उस तरह से एम्पावर्ड नहीं है, या उस तरह से उनका रोल सोसाइटी में नहीं है जैसे कि होना चाहिए। एक मजबूत माशरे की तख्लीक का बाइस बन सकती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये अब जैसे बच्ची कॉलेज जाती हैं, अब हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेजेस के लेवल पर ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स होना, ये जो है काउंसलिंग होना, ये हमारे करिकुलम्स का हिस्सा होना चाहिए था। पहले हम देखते थे ना कि जनाब पीटी आवर होता था तो उसमें ये चीज़ें सिखाई जाती थी, या जो है हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा जो है ट्रेनर्स रखे जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ें मुझे स्कूल्स में नज़र नहीं आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये ट्रेनिंग्स या इस तरह के कोर्सेज आपका करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए? अब हम लोगों को यही एजुकेट कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस सांस लेने की तरह ज़रूरी है। अगर आपने इसको करिकुलम का पार्ट नहीं बनाया तो अगले 10 साल भी ये मसाइल आपको बढ़ते हुए ही नज़र आएंगे, आपको कहीं से कमी इसमें होती हुई नज़र नहीं आएगी। आप देखें तो सही, इस मुल्क में कितने बड़े बड़े केस हैं। फातिमा बच्ची का भी केस अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा। ये सब वही जहनी पसमानदगी का ही नतीजा है ना, कि एक बच्ची को हम जो है वो मतलब शायद जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता जो हमारे यहाँ जो है वो इन बच्चों के साथ कर दिया जाता है। तो स्कूल्स कॉलेजेस में एकेडमिक्स अपनी जगह, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि अगर 6 घंटे आपके रोज़ का करिकुलम है, महीने में आप 24 घंटे बच्चा आपके पास आ रहा है, उसमें से आप 2 घंटे जो है उसकी फ़िज़िकल मेंटल वेलबींग के ऊपर इन्वेस्ट करवा दें, और वो पैसे भी एंड ऑफ डे वो चंद जो हम यूजुअली कर रहे होते हैं, वो तो हम लेस देन अ कॉस्ट ऑफ अ बर्गर चार्ज कर रहे होते हैं, जस्ट टू स्टिक टू द कॉज। कि हमें मालूम है कि आज अगर हमने अपने बच्चों पर इन्वेस्ट नहीं किया, कल को ये सोसाइटी अपलिफ्ट नहीं हो सकती। पहले आपको किसी ज़माने में एनसीसी की ट्रेनिंग सुनने में आती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो गई। आई डोंट नो फॉर व्हाट गुड रीज़न। अब ये देखें ना, ये अच्छी चीज़ें थी, ये फिजिकल एक्टिविटी भी थी, इससे बच्चे सीख भी रहे थे, सेल्फ डिफेंस भी सीखते थे। बेसिक जो है वो लाइफ में आपको क्या क्या चीज़ें फेस कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस भी आपको आ रहा था। लेकिन ये सब ख़त्म कर दिया ना, पार्ट ऑफ करिकुलम नहीं रहा आपके इंस्टीट्यूशन से, कॉलेजेस से, सब ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं, बल्कि मैं आपके तवज्जुह से जो है वो हुक्काम बाला तक भी अपनी गुजारिश पहुंचाना चाहूँगा कि अगर आप इस मुल्क के साथ कुछ अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं तो खुदारा आकर बच्चियों की डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा कीजिए। सिर्फ चंद लैपटॉप बांट देने से या अजरक पहना देने से या जो 4 चीज़ें कर देने से जो है इससे एम्पावरमेंट नहीं होगी। जब तक हम इन बच्चियों को मेन कोर्स ऑफ एक्शन के लिए एम्पावर नहीं करेंगे, तब तक जो है ये
मेरे हिसाब से तो मुल्क नहीं उठ सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें मुल्क चलाना है और इस मुल्क में जो है वो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ, उसको हमें हर तरीके से इंडिपेंडेंट करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और ये मुआशरा जो है वो फ़ाल हो सकता है। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको कुछ लाइव एक्शन भी दिखाएंगे और सेल्फ डिफेंस की ट्रिक्स भी दिखाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। अब जनाब हमारे साथ एक और मेहमान शामिल हो गए हैं और अहमद को भी वेलकम करते हैं शो में। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप क्या कर रहे हो बेटा और कब से मुंसलिक हो खुद मुहाफिज के साथ? मुझे 3 साल हुए खुद मुहाफिज के अंदर और मैं खुद मुहाफिज का ट्रेनर हूँ बेसिकली। और बिनते आन के अंदर मैं होता हूँ, मैं सेल्फ डिफेंस लोगों को सिखा रहा हूँ, बाइक राइडिंग लोगों को सिखा रहा हूँ। बिनते आन का जो बाइक राइडिंग जो हेड ट्रेनर है वो मैं ही हूँ इस वक्त, और सेल्फ डिफेंस के अंदर भी हम लोग उसमें पार्ट करते हैं। तो जो लड़कियों में सबसे ज़्यादा इश्यूज आप फेस करते हो वो क्या हैं? फियर वाला फैक्टर ज़्यादा है या फिजिकल फिटनेस नहीं है? किन चीज़ों को ज़्यादा केटर करना पड़ता है ट्रेनिंग में? देखिए, दोनों हमें फेस करना पड़ता है। आजकल की जो लड़कियां जो हैं, मैं अगर यूथ की बात करूं तो भाई बहुत कमज़ोर है, खाना नाश्ता वगैरह करती नहीं है, अब बाइक की किक्स उनसे लगती नहीं है। अब वो परेशानी होती है उनको, मतलब कि लग जाए, हल्का सा गिरती हैं, इंजरी आ जाती है, तो उसको हमें फेस करना पड़ता है। इन केस के हमारे ट्रेनर्स जो हैं, हमारे जो ट्रेनीज़ होते हैं या मैं खुद, हम लोग उनकी बाइक को पकड़ के भागते रहते हैं पूरी रोड पे, मतलब ग्राउंड खुदा ना खास्ता गिर ना जाएँ। हम उनको सेफ्टी का शूज़ करते हैं, हम उनको हेलमेट्स, प्रॉपर सेफ्टी गार्ड्स वगैरह पहना के उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और उसके बाद अगर सेल्फ डिफेंस के ऊपर बात करूँ तो वही फिर इश्यूज़ आते हैं कि हल्का सा हाथ पकड़ लिया तो हाथ में दर्द हो गया। वो हम इतने टाइम से कर रहे हैं, अगर कोई हमें किक्स वगैरह मारता है तो उनके पाँव में नील पड़ जाते हैं, उनके पाँव सूज जाते हैं। तो ये होता ही ये है कि हम वो प्रैक्टिस में नहीं है, ना उनका खाना पीना ऐसा ना कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रही होती हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, एक ये वाली वाकई बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हाईलाइट करना मैं, कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल है और ये जो चीज़ है कि आपका सेल्फ डिफेंस, ये भी आपका लाइफस्टाइल का ही हिस्सा है ना, जिसका आप पार्ट बना रहे हैं। Exactly. अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है? आपके फूड है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न है, आपकी इन चीज़ों से भी कितना फ़र्क पड़ता है आपकी ज़िंदगी के ऊपर? हमें बहुत अच्छा लगता है कि जी हम फूडी हैं, हम जो है वो फास्ट फूड हमारे बच्चे बड़ा पसंद कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक प्राइस है जो हम पे करते हैं। एक तो वो प्राइस है जो आप पे करके ख़रीदते हैं, उसके बाद जब वो प्राइस भी है कि आपकी बॉडी अर्जेंसी की किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होती। वो आगे जो है वो आप थोड़ा सा काम करते हैं, आप थक जाते हैं, आप सुबह सोकर उठते हैं तब भी आप थके हुए होते हैं, रात को जब आते हैं तब भी बच्चे थके हुए होते हैं। आई एम अमेज्ड टू सी कि एक 20-25 साल का बच्चा है, बच्ची है, वो सारा दिन थका हुआ है। मतलब अजीब सी चीज़ की बात है। फिर दूसरी बात ये कि क्योंकि वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में नहीं है, तो फिर ये ड्रग्स वाला एक मामला है जो बहुत तेज़ी से जो है वो अगेन यूथ के अंदर फैल रहा है। एंड यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि लड़कों से ज़्यादा इस वक्त फीमेल्स जो हैं वो ड्रग्स कंज्यूम कर रही हैं हमारे यहाँ। मतलब हम बाहर से अपनी सोसाइटी को जितना भी पॉलिश कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे आंखें बंद नहीं कर सकते। ग्रास रूट पे जब आप जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपने इसको शुरू से कुछ टाइम तक घर में दबा के बिठा के तो रखा, और देखें ना, जब तक आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में नहीं लगाएंगे तो फिर लोग कुछ ना कुछ और करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अहमद, आपने अब तक कितने लोगों को ट्रेन किया है और ख़ुद खुद मुहाफिज से ट्रेनिंग ली है? वैसे कि मैं बाय प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट सेकंड हैंड हूँ। और जब खुद मुहाफिज के बारे में पता चला तो मैं अपने जिनसे ब्लैक बेल्ट हुआ था उनके साथ पहली दफ़ा था टाइक्वांडो कराने के लिए। सही। उसके बाद फिर हुआ ये कि हम एक फैमिली बन गए फिर ना। उसके बाद फिर हम ज्वाइन हो गए खुद मुहाफिज। जो जब कोई बंदा इतना अच्छा काम कर रहा होता है तो उसके साथ काम करने में मज़ा भी आता है, और जब आपकी टीम अच्छी होती है तो आपको और मज़ा काम में आता है। तो बस ये रीज़न था कि खुद मुहाफिज के साथ हमें 3 साल हो गए और हम उसके साथ लगे हुए हैं। तो कितने लोग अब तक आपने ट्रेन कर लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, वही जैसे सर ने कहा था कि हमने अच्छे खासे लोगों को ट्रेन किया। जैसे कि मैं भी बताऊं कि बाइक राइडिंग के अंदर मेरे पास कोई 1500 से ज़्यादा लड़कियां मैं ट्रेन कर चुका हूं और अभी भी चल रही है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चल रही है। उसके अलावा मेरे पास हमारे फ्लोर पे आती हैं, हमारे जहाँ पे हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जहाँ पे सेशन होते हैं, वहाँ पे आती हैं हमारे पास। फिर सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे पास अलग ख़वातीन आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, यूथ आती है, तो हम सबको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ किसी के भी अंदर क्या होना ज़रूरी है जो उसको सीख सकता है, कर सकता है?
या जो है ना आप जब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो उन चीज़ों को तलाश करते हैं या उन चीज़ों को निखारते हैं किसी भी अपने? सबसे पहले हम डर निकालते हैं, जो पिटने का डर होता पिटने का डर? है। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर आपको पिटना आ जाए तो मारना ऑटोमेटिक आ जाता है। सही बात है। तो पहले सबसे पहले वो डर निकालते कहीं इनको लग ना जाए। वो डर जब इंसान के अंदर से निकलता है उसके बाद वो फिर मजबूत होना शुरू होता है। ट्रेनिंग्स में भी इंजरीज हो जाती होंगी, उनको बहुत कैसे बुरी cater करते हैं? तरीके से इंजरीज होती है और अच्छी खासी इंजरीज होती है। मतलब केस के अंदर जब हम अपने दौर में क्या करते थे तो जब फाइट्स हमारी होती थी तो हम घरों पे हाथ पाँव पट्टी कभी हाथ टूटा हुआ है, कभी कुछ हुआ हुआ है, तो हम इस तरह जाया करते थे। तो इसको फेस करना पड़ता है, मगर एक वक्त ऐसा आता है कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह सब चीज़ आपकी अच्छी हो जाती है। घर वाले तो नहीं कंप्लेंट्स लेकर आ जाते कि भाई क्या ये करवा रहे हो प्रोफेशनल तुम लोग? ट्रेनिंग की बात हो रही है जो ऑब्वियसली ट्रेनीज का होता है, दैट इज़ विद फुल सेफ्टी थिंग्स। तो ये प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट की ट्रेनिंग में और जो लोग सेल्फ डिफेंस कोर्सेज कर रहे होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स में बहुत फ़र्क होता है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। अगर आप कोई नए लोग आ रहे होते हैं तो उनसे हम कोई फाइट्स में ना ही उन्हें भेज रहे होते हैं, ना कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन आपने बिलाल जिस तरह से तवज्जो दिला रहे हैं, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो डर को तो निकालना होगा। मतलब ठीक है, आप जो है वो प्रोफेशनल फाइटर आपने नहीं बनना, ना हम उसको एम कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना तो आप सीखें कि कम से कम आप अपना दिफा कर लें। अपना दिफा कर, अगर सिचुएशन से पुल आउट करना भी अपना दिफा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने हमेशा सामने वाले को मार के बेहोश कर देना है। अगर आप वहाँ से किसी तरह से निकल जाते हैं, अपने आप को पुल आउट कर जाते हैं सिचुएशन से, दैट इज़ ऑल्सो अ सेल्फ डिफेंस। तो उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ जो है वो सेफ्टी गियर्स के साथ होती है, तो कोई इसके अंदर जो है वो परेशानी की बात नहीं। चैलेंजेस क्या फेस किया आपने अभी ड्यूरिंग सेशंस? मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से बच्चे बच्चियाँ आते होंगे, लड़के आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, किस तरह के चैलेंजेस का सामना होता है आपको? देखिए, सबसे पहले हमारे पास सबसे जो बाइक राइडिंग की अगर बात करता हूँ तो उसके लिए चैलेंज हमारे पास आता है कि हमारे पास यहाँ पे शरई पर्दा वाली ख़वातीन भी आती हैं। ठीक है। तो और वो बाइक सीखना वो चाह बाइक रही हैं? सीखती हैं, वो सीखना चाह रही होती हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे वो अनकंफर्टेबल हमारे साथ फील करें। तो सबसे पहले तो हम जो फीमेल ट्रेनर्स वगैरह जो होती है हम उनको उनकी तरफ कर देते हैं। हम वहाँ से थोड़े से एहतियात लेते हैं थोड़ी सी। हाँ, जब हमारी ज़रूरत आती है तो हम उनसे पहले परमिशन लेते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं कि हम इस तरह आपको ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर अगर सेल्फ डिफेंस के ऊपर बात करते हैं तो फिर वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि अगर कोई रिंग पहनी हुई है, कोई चीज़ पहनी है, खुदा ना खास्ता वो पंच जैसे पंच कर रही होती हैं, कोई लग ना जाए, आपको इंजरी ना हो जाए, इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। या ऐसा होता है कि अगर वो पैडिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, कोई गलत पंच करते हुए कुछ हिट हो गया ज़ोर से, तो ऐसा होता है कि आपको लग जाती है, तो उसके भी हम ख्याल कर रहे होते हैं। सही बात है। चैलेंजेस की आप बात कर रही थी तो मैं आपको बताऊं, हर चीज़ इतनी आसान नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले बाइक राइडिंग के दौरान जो है वो कुछ सियासी जमात के लोग हमारे पास आए हुए थे। अच्छा। और वो बता रहे थे हमें कि हम ये बेहूदगी कर रहे हैं कि औरतों को हम ये बाइक राइडिंग सिखा रहे हैं, तो इसको बंद किया जाए और ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान में ये सब जो है वो फेस करना पड़ रहा है और वो हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये अपना काम जो है वो करते भी रहेंगे। तो सब कुछ इतना अच्छा भी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड रियलिटीज़ जो है ना वो बहुत टफ़ हैं। यहाँ पर लोग चाहते नहीं हैं, मतलब वो बज़ाहिर जो आपको जिनके बड़े बड़े लोग टीवी पे बैठ के बहुत वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहे होंगे और बहुत ही ख़वातीन के हुकूक की बातें कर रहे होंगे, उनके यहाँ के लोग जो है वो रोड्स आकर गाड़ियाँ लगा के ब्लॉक भी कर रहे होते हैं, शोर शराबा भी कर रहे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट कर रहे होते हैं कि आप जो है ये मतलब ये तुम क्यों उनके हिसाब से गैर शरई काम कर रहे हो, ये बेहूदगी है जो तुम कर रहे हो, और ये मतलब ये सारी चीज़ें मैं नाम नहीं लेना चाहता बहुत सारी सियासी जमातों का, लेकिन ये पाकिस्तान की तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जिनको हमें कहीं ना कहीं और जिनको एड्रेस करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो आके इन चीज़ों को एड्रेस करें। बहुत सारे लोग सिर्फ ख़ुद मुहाफ़िज़ नहीं या बिम्तिहान नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। दे आर, उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो इस गेम को चेंज कर सकें। तो बजाय इसके कि सिर्फ आप देखें, कोई ऐसा तरीका दुनिया में ईजाद नहीं हुआ कि एक दिन के अंदर ओवरऑल जो है ना वो आपकी यूथ अपलिफ्टिंग हो गई हो या आपने पूरा इकोनॉमिक साइकिल बदल दिया हो। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की सतह पे जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो यूजुअली कैंप बेस्ड हो रहे हैं।
या अभी हमने सिंध के अंदर कुछ जो है वो फ्री का एक लफ्ज़ बड़ा चल पड़ा है कि फ्री कोर्स कर लो, फ्री ये कर लो, फ्री वो कर लो, उसका भी इम्पैक्ट आपको कहीं आते हुए नज़र नहीं आ रहा। आप किसी को कोर्स करवा दें, अभी आपने उसको बताया नहीं है कि भाई इस कोर्स के थ्रू तुम कमाओगे कैसे, तुम अब इसको जो है वो अप्लाई कैसे करोगे। तो जिन लोगों के पास ये स्किल मौजूद है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोग तो गवर्नमेंट से रब्ता कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट भी थोड़ा सा आगे बढ़ के हाथ बढ़ाए। और अगर आप चाहते हैं कि वाकई कुछ चेंज करना है तो चलें मिलके चेंज करते हैं, फिर इसके अंदर कोई मसला नहीं है। और हमारे अलावा भी वो सारे क्लब्स जो बाइक राइडिंग बच्चियों को सिखा रहे हों, हमारे उनके लिए भी बहुत ही खुली ऑफ़र है कि जहां वो चाहते हैं कि उनको सेल्फ डिफेंस के लिए ख़ुद मुहाफ़िज़ की ज़रूरत हो या कहीं पर उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए हो, तो हमारे पास एक बड़ी टीम मौजूद है, हम सब के लिए मौजूद है। देखिए ना कि आप एक से दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो और ज़्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट में जो है आप काम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। दारों का ऑन बोर्ड होना, आपका हुकूमती सतह पर आपकी जो है वो साथ मिल जाना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं फिर। लेकिन बात वही है कि हमारे यहाँ ना इन चीज़ों के ऊपर इतनी तवज्जो दी नहीं जाती। हमारे यहाँ बेसिक आप देखें, अगर हम तालीम का ही हाल उठाकर देख लें तो किस कदर ख़राब है, ये तो फिर एक सेकेंडरी चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो बात वही है कि हम अपना फोकस नहीं शिफ्ट कर पा रहे हैं। अगर हम दुनिया भर में लोगों को देखते हैं अहमद, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि ये सब चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्कूल्स का, कॉलेजेस का, बेसिक ट्रेनिंग्स का हिस्सा होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का फुकदान है। आपने खुद भी बताया कि आप मार्शल आर्ट्स करते रहे हो, आपको किस हद तक सपोर्ट मिली? बचपन से करते आ रहा हूँ मार्शल आर्ट, घर से सपोर्ट थी इसके अंदर। और बाद में एक ख्याल आया कि ये इसको पैशन को प्रोफेशन बना लिया जाए तो और मज़ा आएगा इस काम में। तो फिर हमने वही किया, पैशन को प्रोफेशन बना लिया। फिर मार्शल आर्ट के अंदर ही फिर हम लोग वेलनेस ट्रेनर्स हो गए। खुद मुहाफ़िज़ के अंदर आया तो सिर्फ हम एक मार्शल आर्टिस्ट थे, मैं खुद मुहाफ़िज़ ने हमें एक अच्छा वेलनेस ट्रेनर बनाया ताकि हम आगे लोगों को ट्रेन कर सकें। पहले मैं जैसे कि सर ने बताया, जो जेनेटिक ट्रेनिंग मैं पहले दिया करता था और 60 साल से ऊपर के लोगों को मैं ट्रेन करता था पहले। तो वो एक अच्छा एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि जो इनकी इंजरीज़ होती हैं इसको किस तरह रिकवर करना, क्या किस तरीके से करना। क्योंकि यूजुअली जिम्स में कोई भी लोग जाते हैं तो वहाँ पे इतने कोई ट्रेनर्स को नॉलेज नहीं होती कि उनको करवाना क्या है। वहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा ट्रेडमिल पे चल लें, साइकिलिंग कर लें, ये डंबल्स ये लगा लें, ये गलत चीज़ है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को और मज़ीद कोई मतलब कि मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं, इस चीज़ को हम संभाल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम भी देखेंगे कि कैसे जो है वो अपने आप को संभालना है और सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक इन द शो। तो हमने जैसे कि आपको कहा था कि अब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और क्या ट्रिक्स होती हैं। तो उमर, अब ये दोनों बच्चे जो है हमें वो क्या क्या चीज़ें बताएंगे और हम किस तरह से सीख सकते हैं? अच्छा, आज हम ट्रेनर्स का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे एक ट्रेनी किस तरह से जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ सकता है उसको हम बता रहे होंगे, ताकि लोग यूजुअली जब ट्रेनर्स को करते हुए देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो आप ही की तरह से एक आम बच्ची को लेकर और किस तरह से वो बिम्तिहान का सफ़र तय करती है, हम वो दिखा रहे हैं। क्योंकि कुछ अरसे के बाद जो ट्रेनर्स बहुत कुछ कर रहे होते हैं, वो जब ये बच्ची कर रही होगी तो उसका आई जस्ट थॉट कि हम ये वाला सफ़र भी लोगों को दिखाएं। तो हम बेसिक जो है वो एक वार्म अप सेशन और एक बॉक्सिंग राउंड से स्टार्ट कर लें एंड फिर हम कुछ सेल्फ डिफेंस मूव्स की तरफ चले जाएंगे। देखने में जो चीज़ें बहुत सारी आसान है, हाँ, लेकिन और घर में जब वो बेड के ऊपर लेटे हुए चाय पीते पीते देख रहे होते हैं ना, तो लोग बोलते हैं बहुत ही आसान काम है ये। तो आप लोग आइएगा, हम बताएंगे कितना आसान है। अच्छा, हम आपके लिए फ़ायदेमंद है ना। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ सिनेरियो एक होता है कि लेट से आपके कोई कंधे पे हाथ रख लेता है, तो आज हम इस टेक्निक को ब्रेकअप करके दिखा देते हैं कि ये बज़ाहिर देखने में जो है वो बहुत तेज़ी से हो जाती है, लेकिन इसको ब्रेकअप करके दिखा देते हैं कि किस तरह से ये हो रही होती है। तो अगर प्लीज़ आप
रखें। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि आप अपने ऑपोजिट हैंड को जो है वो जो आपका अटैकर होता है उसके हैंड पे रख के यहाँ से ग्रिप को लूज़ करवाते हैं। ये ग्रिप को लूज़ करवाते हैं, दूसरा हाथ से आप एल्बो के जॉइंट को जो है वो काबू करते हैं। अगर ये जितना भी मजबूत इंसान हो, अगर आपने उसके एल्बो के जॉइंट पे हाथ रख दिया है तो वो फिर हिल नहीं सकता। अगर वो हिलेगा तो हाथ टूट जाएगा, वो जितना भी मजबूत हो, कुछ भी करने वाला हो। तो पहले आप स्लो स्लो करके दिखाओ और फिर जो है वो तेज़ करके बताना। अब एक दफ़ा तेज़ दिखा दें, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी टेक्निक है। अच्छा, और उसके बाद जब कोई गिर जाए ना, आपने ये मूव अप्लाई कर दिया, तो ये मैं बता रहा हूँ कि आपने खड़े होकर उसको देखना नहीं है, फिर वहाँ से भाग जाना है। आपने इंतज़ार नहीं करना। और दूसरा एक डिस्क्लेमर मैं प्लीज़ देता चलूँ कि प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ये बहुत सारी चीज़ें जो देखने में आसान लग रही होती हैं, ये इंतहाई फेटल मूव्स होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि जब भी आप इनको प्रैक्टिस करें, आप अपने किसी ना किसी ट्रेनर के साथ, किसी प्रोफेशनल के साथ ट्रेन करें। ऐसा ना हो कि छोटे भाई बहनों के ऊपर आप कज़न्स के साथ शुरू कर दें और बाद में बोले हमने टीवी पे देखा था। टीवी पे देख के जो है वो आप प्रॉपर सेल्फ डिफेंस नहीं सीख सकते, ठीक है। व्हाट इफ़ कि हमारे यहाँ ख़वातीन के ना बाल पकड़ने का बड़ा रिवाज है, ठीक है। तो यूजुअली लोग अटैक करते हुए जो है वो बाल पकड़ लेते हैं। तो उन बच्चियों के लिए कि अगर कोई बाल पकड़ ले आपके, तो फिर आप उससे जो है वो किस तरह से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। ये अगर कोई पकड़ता है, आपने दोनों हाथों से सबसे पहले उसकी ये जो रिस्ट होती है, इस रिस्ट को पकड़ना है। ये जो है वो एक कमज़ोर पॉइंट है। मुख्तलिफ जिस्म के अंदर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उसमें सोलर है, नोज़ का पॉइंट है, थ्रॉट के पॉइंट्स हैं। तो हम मज़ीद जो फेटल है मैं वो नहीं बताना चाह रहा हूँ, हम बहुत बेसिक से पॉइंट्स इसमें बता देते हैं। आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और फिर अपनी तरफ जो है वो अटैकर को खींच लेना है। पहले स्लो करें, हाँ, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा पीछे आके इसको करना है परफॉर्म। ठीक है। ये जो भी आपके प्रेशर पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर अगर आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस की भी है आपने, आप इसको प्रॉपर हिट करें तो आपको बिल्कुल रिजल्ट ना ब्रूसली वाला मिलता है। मतलब उसके लिए ब्रूसली होना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ ऑल गेम ऑफ टेक्निक्स। बिल्कुल, ये बहुत बेसिक लेवल की टेक्निक्स हैं, लेकिन एटलीस्ट ये छोटी छोटी टेक्निक्स तो हमारे बच्चों को आनी चाहिए। अच्छा, व्हाट इफ़ इन केस के अगर आपको कोई पीछे से पकड़ ले, एक हमारे यहाँ ये पीछे से पकड़ने के भी छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने पीछे से पकड़ा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप दोनों हाथों को पकड़ के नीचे की तरफ पुश करेंगे और अपने पाँवों को खोलेंगे, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा पुश किया और उसके बाद आप देख रहे हैं जब ये दोनों पुश करके जब आप अपने पाँवों को खोलेंगे तो जो अटैकर है उसके लेग्स आपके रीच में आ जाएंगे, ठीक है। आपने उसके बाद उसका लेग पकड़ना है और उसको आप जब पुल आउट करेंगे ये नीचे गिरेगा, सही, ठीक है। अब हम इसको परफॉर्म करके दिखा देते हैं आपको। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा देखें, ये तो अभी बड़े एक आइडियल सिनेरियो के अंदर हम कर रहे हैं ना, कि परफॉर्म कर रहे हैं कि हम बहुत स्लो दिखाने के लिए, समझाने के लिए, और फिर साथ में जो है वो मैट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब ये कोई आप ऑन अ रोड सेल्फ डिफेंस आप करते हैं तो ये छोटे छोटे मूव्स जो हैं वो आपको इस सिचुएशन से पुल आउट करने में बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। सही बात। लेकिन ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आपका जहन और आपकी बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप हुई भी हो। ऐसा ना हो कि किसी ने आपको पकड़ा और फिर आप हवास बाफ्ता होता ना, मुझे पता ही नहीं चला हुआ क्या मेरे साथ, तो मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो वो वाला भी अपने हवास पे काबू पाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने सेंसेस को काबू में रखना। हमारे यहाँ तो वो इंसान जो है वो मोबाइल लूटने के बाद घर जाके सो जाता है और हमारे लोग ना वहीं खड़े खड़े काँप रहे होते हैं। सही बात है। तो अपने जहन को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लास्ट ख़वातीन में जो है वो एक हाथ पकड़ने का भी बहुत शौक़ एक पाया जाता है माशरे के अंदर, ये किसी तरह से हाथ पकड़ लो। तो हाथ अगर पकड़ लें तो
वो किस तरह से आप छुड़ा सकते हैं वो हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत आसान है कि इसको जब कोई हाथ पकड़ता है तो आप जो है वो इसको अपनी कलाई को ट्विस्ट करेंगे, अपनी कलाई को ट्विस्ट करेंगे और फिर जो है वो बीच में जो हाथ का खला है उसमें से बाहर निकाल देंगे। चाहे कितनी भी टाइट ग्रिप हो निकल आएगा। हाँ, निकल आएगा। और अगर बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप है तो फिर आप 2 हाथों का भी इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइट ग्रिप है तो आपने दोनों हाथों को मिलाया, अपने कलाई को ज़रा सा मूव किया और रन। सही। आपने उसके बाद आपने रुकना नहीं है। मतलब इसमें आपको चैंपियन ही समझ लेंगे। हाँ, क्या आप मैं जो है वो मार्शल आर्ट चैंपियनों में मुकाबले ही करने खड़ी हो जाऊँ। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कि आपको फुली आपको पता ना हो कि आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, आपने इतना सीख लिया है, आप तब तक जो है वो ये काम करेंगे नहीं। और अगर कोई बहुत भी सीखा हुआ होता है, हम उसके लिए भी पैगाम यही है कि अपने आप को सिचुएशन से हमेशा पुल आउट करें और इन केस ऑफ फायर आर्म्स तो ज़रूर फ़ौरन पुल आउट कर जाएं। ठीक है, तो एक दफ़ा बस ये लास्ट टाइम आप ये करके दिखा दें कि अगर दोनों हाथों, अगर ज़्यादा टाइट ग्रिप हो तो दोनों हाथों से आप किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चंद टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जहाँ से जो है वो चीज़ को स्टार्ट किया जाता है एंड देन स्काई इज़ द लिमिट। कि जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो डेटरेंस और कुछ करने की उमंग जो है और एबिलिटी वो आती चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से बराह रास्त भी आपको दिखाया कि ये आप बेसिक टेक्निक सीख सकते हैं। और वाकई जो हम बात करते हैं ना सेल्फ डिफेंस, पहले हमें, अब ये बदकिस्मती है हमारी कि हम देखते थे कि जैसे अभी उमर ने भी जिक्र किया था कि एनसीसी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई जाती थी। उसके अलावा स्कूल्स में हमारे जो पीरियड्स हुआ करते थे जिसमें आप पीटी हो या हो तो उसमें आपको ये बेसिक ट्रेनिंग्स दी जाती थी। अब जी वो साल में एक स्पोर्ट्स डे मना लेते हैं और समझते हैं जी पूरा वो फिज़िकल एक्टिविटी हमने करा ली और वो हमारा जो रोल है किसी भी स्कूल का, कॉलेज का, वो अदा हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे करिकुलम का हिस्सा होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करके, इदारे बना के, ऑर्गेनाइजेशंस बना के अब कुछ काम कर रहे हैं कि चलें जिस चीज़ की कमी सोसाइटी में मौजूद है उसको पूरा किया जा सके। तो थैंक यू सो मच उमर फॉर कमिंग इन द शो। फिर सच ब्रिलियंट किड्स माशाल्लाह, और अच्छा काम कर रहे हैं आप भी और ये भी। तो और बहुत अच्छा लगा कि शी इज़ वेरी यंग और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख भी रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि और बहुत सारी लड़कियाँ आएँ और ये सेल्फ डिफेंस भी सीखें, बाइक राइडिंग भी सीखें, अपने आप को एम्पावर करें और लोगों का मुकाबला करना ना सिर्फ जनाब ये फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के साथ, मेंटल स्ट्रेंथ के साथ तमाम तरह से सीखें, ताकि आपने अगर इस माशरे में रहना है, एक फ़ाल किरदार अदा करना है, तो आपको इंडिपेंडेंट भी होना है, आपको स्ट्रॉन्ग भी होना है, आपको ख़ुद मुख्तार भी होना है और आपको जो है वो अपना मुकाबला ख़ुद करना है। तो यही हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की और आप सबकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। वेरी गुड लक टू यू ऑल ऑफ़ यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। यहाँ पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। अपना ख्याल रखिएगा और हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कीजिएगा। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जो अब मौसम चेंज होने के बाद हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे बहुत सारी तब्दीलियां नज़र आती हैं। मौसम की तब्दीली के साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां नज़र आती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सर्दी की तरफ हम जाते हैं, सर्दी का मौसम आता है तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ख़ास तौर पर जो आपकी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। आपके फेस की स्किन जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होने लगता है, होंठ फटने लगते हैं, हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं, पाँवों की एड़ियाँ ख़राब होने लगती हैं। तो ऐसे में अपने जिल्द की हिफाजत इस मौसम में कैसे करनी चाहिए और जो बाज़ार के जो मॉइस्चराइज़र्स वगैरह होते हैं वो किस हद तक काम करते हैं, स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए और फिर जो घरेलू रेमेडीज़ हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं या ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं वो ज़्यादा असरअंदाज होती हैं इस मौसम में। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और फिर किफ़ायत शौरी में रहते हुए कैसे अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे अपने जल्द को में निखार ला सकते हैं इस मौसम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेड, ड्राई और डल सा फेस हो जाता है। तो कैसे इसको खूबसूरत और निखार वाला बना सकते हैं इस पर बात करेंगे। हमारे साथ उम्मे राहिल मौजूद हैं, आप हर्बलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो उम्मे राहिल, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिल्कुल अस्सलाम। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
तो सबसे बड़ा मसला जो है वो ये कि इस मौसम में जो है ना स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। अब चाहे वो फेस की हो, हाथ की हो। मैं तो हाथों पे जितना भी मॉइस्चराइज़र लगा लूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी भी इतने ड्राई हो रहे हैं हाथ, 10 मिनट बाद जो है ना वो फिर वही का वही हाल हो जाता है। ड्राइनेस आ जाती है। तो इसका बचाव कैसे मुमकिन है, क्या करें? अच्छा देखिए, पहली बात ये कि स्किन इस मौसम में नहीं, स्किन यूँ समझ लें कि ऑल द ईयर ही ख़राब होती है उन लोगों की जो ख्याल नहीं करते। और इसमें जब विंटर आता है, विंटर सीज़न में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ऑब्वियसली पूरी बॉडी की स्किन ड्राई हो रही होती है, बाल ख़राब हो रहे होते हैं, तो हमें समझ में सिर्फ ये आता है कि सिर्फ कोल्ड क्रीम लगाना शुरू कर दो, इसके अलावा तो शायद कोई हल ही नहीं है। लेकिन सिर्फ लगाया नहीं जाएगा, ज़ाहिर सी बात है जब मौसम चेंज होता है, गर्मी से एकदम सर्दी नहीं आती है, ज़ाहिर से तो विंटर अपना समर के बाद ऑटम आता है, फॉल आता है, देन फिर उसके बाद विंटर स्टार्ट होता है। जब विंटर स्टार्ट होता है उससे पहले इंडिकेशंस आ रही होती हैं। वो इंडिकेशंस इसलिए होती हैं कि अपनी बॉडी को उस मौसम के लिए तैयार कर लिया जाए। उसमें तैयारी में क्या है कि आपकी डाइट रूटीन चेंज हो जाता है, आप सब्जियां क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फ्रूट्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका रूटीन या स्किन केयर आप जो भी करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ती हैं। उन चेंजेस में क्या है, एक तो पानी का इंटेक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बढ़ाना है, इसलिए कि सर्दी में प्यास कम लगती है, लोग सुस्ती में आते हैं, पानी का इंटेक कम हो जाता है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, जब गर्मी से हम सर्दी में शिफ्ट हो रहे होते हैं तो मौसम के जो फल आते हैं वो ज़रूर खाने चाहिए। उसमें कहते हैं नहीं ये पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसका मूड नहीं है, तो ये सोच के नहीं बल्कि दवा समझ के खाएं, तो आपको बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब स्किन को संभालें कैसे? अब तो सब कुछ हो गया, अब क्या करें? अब कोल्ड क्रीम आप लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज़र्स लगा सकते हैं। आपने बड़ी प्यारी बात की कि घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करें, बजट को देखें, या जो बाज़ार में तैयार प्रोडक्ट्स होती हैं वो इस्तेमाल करें। दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है, अपने आप को समझ के। आपको पता होना चाहिए जो आपका सूट कर रहा हो ना। एग्जैक्टली देखो, आपको सूट करने के अलावा आपको पता हो कि आपका प्रॉब्लम क्या है। आप कह रहे हो कि जी मुझे लग रहा है स्किन ड्राई है, लेकिन स्किन ड्राई नहीं है, स्किन को अल्लाह ना करे एक्जिमा हुआ है, स्किन पे कोई एलर्जी हुई हुई है, उसको समझ के प्रोडक्ट का यूज़ करना, और प्रोडक्ट के साथ कोई भी माइल्ड चीज़ जो घर की है वो इस्तेमाल की जा सकती है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई ख़तरनाक चीज़ के सिरका लगा लें, मिर्चें लगा लें, वो सब कंसल्ट करके ही इस्तेमाल करेंगे। सही। तो मॉइस्चराइजिंग ज़रूर करनी चाहिए। इसको अच्छा, डिफरेंट टाइप की स्किन होती है, किसी को ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र चाहिए, किसी को जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र चाहिए, किसी को वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र चाहिए। तो आपकी जो भी टाइप है उसके हिसाब से अच्छा, मॉइस्चराइजिंग अभी जो करें। 3 मॉइस्चराइजर्स आपने बता दिए, इनमें फ़र्क क्या है? कैसे जांचें कि मेरी स्किन को कौन सा मॉइस्चराइजर सूट करेगा, और ये अलग अलग तरह के क्यों हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? ऑयल बेस का मतलब है वो ऑयल के साथ बना हुआ, उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। इसमें लाइक समझे, हम कहेंगे कोकोनट ऑयल लगा लिया आपने, सही, या ऑयल, उसमें जो मॉइस्चराइजर होगा उसमें चिकनाई की मिकदार, ऑयल की मिकदार ज़्यादा होगी। वाटर बेस के अंदर आपका वाटर जो है ज़्यादा मिकदार में होगा, वो बैलेंस होगा आपका ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए। ठीक है। और वो लोग जिनको ऑयल से एलर्जी होती है या जिनके स्किन पे ऑयल लगते दाना निकल आता है, उनके लिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं। स्किन को हाइड्रेट करेंगे, हाइलुरोनिक एसिड उसके अंदर मौजूद होगा, स्किन को प्लम करेगा, बट आपके स्किन पे ऑयल को नहीं छोड़ेगा। जेल बेस्ड जो होता है वो बैलेंस होता है, वो थोड़ा सा थिक होता है, जेल फॉर्म में होता है, जैसे एलोवेरा जेल के हम कह लें, या डिफरेंट जो है जेल्स मिलते हैं उसके साथ बनाया जाता है। वो बहुत माइल्ड होता है, वो सेंसिटिव स्किन के लिए होता है, जिसके ऊपर कुछ भी लगाओ, रगड़ लगती है तो स्किन रैश कर जाती है, या रोजेशिया है या कोई और स्किन प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जो है जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, या बेबी स्किन के लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र होता है, जो कि उनको स्किन को सूट भी करेगा, मॉइस्ट भी करेगा, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। सही। अच्छा, एक ही जो बहुत ज़्यादा आजमूदा चीज़ होती है हमारे यहाँ सर्दियों में, वो ये होती है कि आप देखें नहाने के बाद आए ना, तो आपकी पूरी जो बॉडी होती है ना वो बिल्कुल ड्राई हो रही होती है, क्योंकि उमूमन गर्म पानी से भी बहुत ज़्यादा नहा रहे होते हैं, तो वो भी आपकी स्किन को ड्राई और स्केली सा कर देती है। तो ऐसे में जो है वो आप अपनी बॉडी को किस तरह से मॉइस्चराइज रख सकते हैं? पहले तो ज़माने में होता था ना कि आप नहा कर आए और आपने फ़ौरन जो है वो कहते थे अम्मी अब्बू के आप तेल लगा लें हाथों पे, पाँवों पे, तो वो इफ़ेक्टिव होता है। तो क्या ऑयलिंग आपको हेल्प करती है? कौन सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या कौन से उसके लिए भी अब आपको तो पर्टिकुलरली बॉडी बटर्स वगैरह आ गए हैं, वही वर्कआउट करते हैं खाली? नहीं, देखिए, अम्मी अब्बू या बुजुर्ग जो कहते थे बिल्कुल सही कहते थे, वो पहले घर के ऑयल या देसी तरीका बताते थे। अब बॉडी ऑयल्स आ गए। सही। अब वही जो देसी तरीका है उसको उन्होंने बॉटल में बंद कर दिया है, वो भी ऑयल्स ही। वही ऑयल में थोड़ी खुशबू डाल दी है, उसकी चिकनाई कम कर दी है। सिंपल, बहुत सिंपल आसान तरीका बताऊँ,
नहाने की जो बाल्टी होती है, मोस्टली लोग बकेट पानी भर के नहाते गरम हैं। से तो उसी में ही उसमें सिर्फ आपने बादाम का तेल या विटामिन ई ऑयल, बादाम का तेल सिर्फ ½ टीस्पून डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। बड़ी बाल्टी के अंदर ½ टीस्पून आपने बादाम का तेल डाल दिया। सही। दूसरी चीज़, जो आपका शलजम, इस मौसम में शलजम बहुत होता है, एक छोटा टुकड़ा थोड़ा सा क्रश करके वो शलजम डालते हैं, बाल्टी में डाल दें? बाल्टी में डालते हैं। सही। या उबाला आप शलजम की सब्ज़ी बनाए तो वो जो शलजम उबला हुआ उसको मैश करके आपने बाल्टी में डाल दिया। आपके स्किन पे कोई ड्राइनेस नहीं आएगी, आपके स्किन पे कोई फ्लेकीनेस नहीं आएगी। उसके बाद जब आप नहा लेते हैं, डैम्पन जब बॉडी होती है, सीली बॉडी होती है, ग्लिसरीन रखें, वो लेके पूरी बॉडी पे लगाएं और टॉवल से साफ़ कर दें। 24 घंटे के लिए आप टेंशन फ्री हो जाएं। जब दूसरा बात लेंगे तभी आपको नीड होगी बॉडी पे कुछ लगाने की, सही। तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, एक ग्लिसरीन का भी कहते थे कि इतनी ज़्यादा तेज़ सर्दी में जो ना वो लेमन और वो मिला के रख लें आप, तो वो लेमन, यस। है ना, वो क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या उसमें मिला देखिए, सकते हैं और वो कितना इफेक्टिव है? वो तो शायद हम बड़े ही उसके साथ हुए। मुझे तो आज भी याद है कि मतलब मैं क्या, शायद उस ज़माने के हर घर में होता था नींबू, ग्लिसरीन, रोज़ वाटर, अर्के गुलाब, ये 3 चीज़ों का मिक्सचर बनता था। हमने जब से आँख खोली हमारे घरों में मौजूद हमने देखा। अब बच्चे उसको हाथ नहीं लगाते, सही बात। लेकिन आज भी वो बहुत इफ़ेक्टिव है। आपने उसमें ग्लिसरीन ली है, आप तकरीबन ½ कप ग्लिसरीन ले लें, ½ कप आप रोज़ वाटर डालें, प्योर रोज़ वाटर लें जो पंसारी की दुकान पे होता है, सिंथेटिक रोज़ वाटर नहीं लीजिए। उसके अंदर 1 लेमन जूस, अगर स्किन सेंसिटिव नहीं है तो तकरीबन उतना ही लेमन जूस डाला, आपकी बॉटल तैयार हो गई। उसको मिक्स करके बॉटल फ्रिज अपना वॉशरूम में रख दीजिए। नहाने के बाद पूरी बॉडी पे लगा लें, रात सोने से पहले आप पूरी बॉडी पे लगा लें। जितने मसले आज स्किन के आ रहे उस वक्त नहीं थे। क्यों नहीं थे? कि वो बहुत सारे प्रैक्टिकल पे नहीं जा रहे थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे थे, बहुत सादी सी चीज़ इस्तेमाल करते थे वो, और एक चीज़ हर मसले का हल थी। तो अभी भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, अभी ये क्या होता है कि होंठ बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं, खासतौर पे बच्चों के भी ना, और बच्चे, जब मेरा lips तो हो जो जाते बेटा है ना, उसको अगर मैं वैसलीन लगाने के लिए वो रखूँ, इतना चिढ़ते हैं कि वो क्यों आप लगा रही हैं। अब वो अगर उनको मॉइस्चराइज ना करो प्रॉपर तो वो फटते भी हैं। बिल्कुल ऐसे तो इनके लिए क्या कोई रेमेडीज़ वगैरह हैं? क्योंकि देखिए, पहली चीज़ ज़ाहिर सी बात है, लिप्स वैसे भी ड्राई होते हैं। आपका जैसे आप बार बार आप ड्राइनेस आ रही है, पानी कम पी रहे हैं, उसमें पहली चीज़ आप कोई भी पेट्रोलियम जेली, कोई भी बाम लगा सकते हैं। बट इन सबसे ज़्यादा अच्छा है आप देसी मक्खन या देसी घी लगाएं। अच्छा, घर में होता है, चलते फिरते आप लगा लें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। दिन में 2 से 3 बार लगा लें, आप बाहर नहीं लगा रहे, लेकिन आप चलते फिरते जैसे आप कोई बाम लगा रहे हैं उस तरह आप सिर्फ देसी घी या मक्खन लगाना शुरू कर दें। लेकिन घर के जो अपने देसी मक्खन होते हैं, बहुत जल्दी आराम आता है। चैप जो लिप्स हो जाते हैं उसका आसान हल, एक तो ये आप लगाना शुरू करें, स्किन को नहीं नोचें। थोड़ा सा बाम लेके, कोई सा भी, या पेट्रोलियम जेली या वैसलीन लेके शुगर उसमें ऐड कर सही। लें, या कोकोनट ऑयल लेके उसमें शुगर ऐड करके गाढ़ा सा बना, उसको लगा के हल्का सा छोड़े, स्क्रबिंग टाइप भी हो जाए। करें। वो आप हफ्ते में 3 बार ज़रूर करें अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। 1 से 2 दफ़ा की प्रैक्टिस से आपका जो लिप्स हैं वो ड्राई ज़रूर होंगे, फटेंगे नहीं, और स्किन आपकी स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। और जब आप बटर घी लगाएंगे तो वो वैसे नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, लगाने के साथ साथ खाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने बताया ना कि अब चुकंदर का जो बॉयल हो रहा है या आप बना रहे हैं, तो शलजम सॉरी, तो आप बना रहे हैं तो खा रहे हैं, तो अब इसका इंटेक भी कितना ज़रूरी है? क्योंकि हम ये तो कर रहे होते हैं कि जी ये भी लगा लिया, वो भी ख़रीद लो और इधर से भी, लेकिन हमारी वो जो हम जो नेचुरल चीज़ खा सकते हैं, ख़ासतौर पे फ्रूट हो गई या सब्ज़ी हो गई, वो कितनी फ़ायदेमंद होती है और कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए इस अच्छा, मौसम में? आप इसको इस तरह, आप बल्कि सब लोग समझें कि हमारे पास हमारी ड्रेसिंग भरी हुई है, कॉर्नर्स भरे हुए हैं, वॉशरूम भरे हुए हैं। जो भी चीज़ इस्तेमाल करें, चाहे वो आपके बाल हैं, आपके स्किन है या आपकी हेल्थ है, 10 to 15% लगाने पे काम होगा, और तकरीबन 85 to 90% खाना काम करता है। आप डिफरेंस देख रहे हैं। लेकिन हम खर्च जो ज़्यादा करते हैं वो लगाने पे करते हैं और खाने पे हम कम करते हैं। हम बोलते हैं अच्छा ये भी लगा लें, ये भी लगा लें, लेकिन आप सब कुछ तो लगा लेंगे, वो 10 से 15% या 20% ही आपके स्किन पे, बॉडी पे कवर करेगा। अगर उसके साथ अपना डाइट बेटर कर लेंगे, अपनी रूटीन बेटर कर लेंगे या डाइट को इम्प्रूव कर लेंगे, तो वो चीज़ें, आपका बजट भी आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। अभी अब शलजम की बात की, खाने की, शलजम की सब्ज़ी बन रही होती है, गोश्त में बन रहा है, उसका पानी जो उबल रहा है वही पानी थोड़ा सा आप बचा के रख लीजिए, उसको पैरों पे लगा लीजिए, आपकी एड़ियाँ नहीं फटेंगी। ठीक है, और खाइए ज़रूर, इसलिए कि उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन ई आप वैसे कैप्सूल्स खाते हैं, बट अगर आप शलजम खाना शुरू कर दें, चुकंदर हल्का सा बॉयल करके
वो खाना शुरू कर दें तो आपकी बॉडी के अंदर आयरन लेवल, आपका जो विटामिन ई लेवल है वो बैलेंस रहेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी ग्लोई रहेगी, आपके हेयर भी हेल्दी रहेंगे। आप बालों पे, स्किन पे सब कुछ लगाइए, लेकिन खाने पे ज़रूर फोकस कीजिए। तो ये दोनों चीज़ें लेके चलना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ लगाना कुछ भी नहीं कर सकता। बालों में भी बहुत ज़्यादा जो है ना, अभी जैसे मैं कहती हूँ थोड़ी बहुत बाल इतने चार्ज हो जाते हैं सर्दी में, यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं, और जो है ड्राई, क्योंकि आपका स्कैल्प केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हाथों पाँवों पे तो लगा रहे हैं, मुंह पे भी लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि स्कैल्प केयर कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है, खुश्की हो जाती है, बाल झड़ने उतरने लगते हैं। हम कहते हैं जैसी सर्दियाँ आती हैं सारे बाल खराब हो जाते हैं। तो कैसे केयर करें? देखिए, केयर तो आपको हर चीज़ की करनी है, चाहे वो आपके बाल हैं, स्किन है, कुछ भी है। बालों में है कि आपने ऑयलिंग रेगुलर करनी। ऑयलिंग मीन्स सर्दी में बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता। वैसे भी शैम्पू जो है हफ्ते में 2 या 3 बार ही होगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ऑयल, इसका मतलब ऑयल भी आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार लगाएंगे। आपने अपना अच्छी तरह से ऑयल का मसाज किया है। आसान तरीन हल ये है, जो लोग बहुत घबराते हैं पूरी रात ऑयल लगाने से, तेल को थोड़ा सा गर्म कर लें, नीम गर्म कर लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें। पूरी बॉटल में नहीं मिलाइएगा प्लीज़, ऑयल ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा तेल निकालें, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, उसको नीम गर्म जितना बर्दाश्त कर सकते हैं वो आप बालों में लगा लें। स्कैल्प का मसाज 5 से 10 मिनट लाजमी करें, भले आप आधे घंटे के बाद वॉश कर लीजिए, वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, आपका मॉइस्चर बालों के अंदर लॉक भी हो जाएगा और बालों के अंदर जो एक रूखापन, बेजान बाल हो जाते हैं वो नहीं रहेंगे। तेल आपने हफ्ते में 2 बार या 3 बार लगाया, ज़्यादा नहीं लगेगा, ना ज़्यादा शैम्पू होगा। स्कैल्प का मसाज वो डेली बेसिस पे होगा। डेली करें? डेली करेंगे, सिर्फ फिंगर टिप्स के साथ। आपने कोई तेल नहीं लगाना, आपने कुछ नहीं लगाना। आप टीवी देख रहे हैं, आप बैठे बातें कर रहे हैं, आप फ्री बैठे हुए हैं, आपने सिर्फ फिंगर टिप से अपने स्कैल्प का मसाज शुरू कर दिया। इतनी देर करेंगे कि आप जो है आपकी फिंगर टिप्स चिकनी हो जाएंगी। जो भी ये प्रैक्टिस करेगा, आप लिख लीजिए, आज 1 हफ्ता या 10 दिन बहुत होते हैं, उसके सर में कभी डैंड्रफ नहीं होगी और जिनको है वो ख़त्म हो जाएगी। इससे कि जब सर्कुलेशन बढ़ेगी ब्लड की तो वो ब्लड नहीं रुकेगा और वो डैंड्रफ नहीं बनाएगा। ठीक, अच्छा, तो कौन से ऑयल्स इस्तेमाल कर सकते हैं इस सीज़न में, कौन से ऑयल सपोर्ट करते हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हम बात कर रहे हैं जनाब आपकी जो स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके हवाले से, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ जाती है और जाने से पहले जिस तरह उम्मे राहिल से भी बात मैं कर रही थी कि स्कैल्प केयर को हम भूल जाते हैं। हाथों पे तो मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं, मुंह पे कर रहे हैं, वैसी चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं जो, लेकिन हमारे बालों की हिफाजत के लिए स्कैल्प को हाइड्रेट करना या उसको मॉइस्चराइज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर समरा अहमद भी मौजूद हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो समरा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले जब यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं कि जो मेरा हिल ने भी कहा कि ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप स्कैल्प की केयर के लिए, ताकि आपके सर में ड्राइनेस ना हो। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, डैंड्रफ होती है और वो इस सीज़न में बहुत बढ़ जाती है, इतनी कि वो जो है ना कॉम करें या हाथ भी फेरें तो बालों से गिर रही होती है। तो क्या उसके लिए कोई बीमारी होती है या कैसे जो है ना वो उसको क्योर करें? एक्चुअली कुछ लोगों को एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सही। तो वो कंडीशन ये सर्दियों के वेदर में एग्रेवेट कर जाती है। सो इसके लिए डिफरेंट हम लोग ट्रीटमेंट्स देते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, क्रीम्स आती हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, लोशंस आते हैं एंड डिफरेंट शैम्पूज प्रिस्क्राइब करते हैं जिनमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, लाइक सैलिसिलिक होता है, कोलतार होता है। सो उससे वो डैंड्रफ जो है वो एक्सफोलिएट कर जाती है। प्लस आपको ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि इन्होंने कहा कि ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप बिल्कुल ऑयलिंग करें, बट मैं ये कहूँगी, एडवाइस करूँगी कि ऑयल को बहुत देर तक सर में रखना इज़ नॉट हेल्दी। आप 1 to 2 आवर्स के लिए अप्लाई करके उसको वॉश कर लो। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस है रात को लगा रहे हैं, सुबह धो रहे हैं, गलत है? नहीं जी, करें? इट्स नॉट ओके, आई थिंक। सही। यस। इससे क्या होता है? मैं ये कहूँगी कि देखें, ये जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस होती है, ये डैंड्रफ जो होती है एक्सेसिव ऑयल ही होता है बेसिकली। हमारी जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे फेस में एक्नी की फॉर्म में इरप्शन होती है और फेस में डैंड्रफ की फॉर्म में, फ्लेक्स की फॉर्म में इरप्शन होती है। तो आप मज़ीद उसको ऑयल लगा के और फिर उसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए लगाएंगे तो ये कंडीशन वर्सन हो जाती है। सही।
तो ऑयल्स आप यूज़ करें, ऑयल जो है वो कौन सा इस्तेमाल करें, ये भी एक सवाल है कि ये क्या आपने दैट्स करना वेरी चाहिए? इम्पॉर्टेंट कि ऑयल हमारे पास मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, डिफरेंट हर्बलिस्ट भी एडवाइस कर रहे होते हैं, उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है और डिफरेंट एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स होते हैं जिससे डेंड्रफ जो है एक्सफोलिएट कर जाती है। सो हम टिपिकल ख़ास किस्म के ऑयल्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो आप लोग ऑब्वियसली कंसल्ट करें, खुद से ट्रीट ना करें अपनी इस कंडीशन। अब जैसे हमारे रीजन में सरसों का तेल मिल रहा है और खोपरे का तेल है, ऑलिव ऑयल है, कौन सा इस वेदर के हिसाब से सूट करता है? अच्छा देखो, अभी जैसे समरा ने कहा वही वाली बात है कि कंडीशन क्या है। शुरू में ये बात होती है कि आपको ख़ुद को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ज़रूर कंसल्ट करें। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। मैं आपसे कहूँगी जी आपके लिए सरसों का तेल बहुत अच्छा है और आपके लिए जो जैतून का तेल बहुत अच्छा है, आप पूरा ख़ानदान लगाना शुरू कर दे तो हो सकता है किसी के स्कैल्प का कोई और इशू हो, किसी के स्किन पे कोई और प्रॉब्लम हो, किसी को उससे एलर्जी हो। अगर कोई इशू नहीं है तो आप सब कुछ लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप रात भर भी लगा के वॉश कर लेते हैं। रात को लगाने को क्यों मना किया जाता है, उसकी वजह क्या है कि हम जो बात यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी बात पूरी पहुँचती ही नहीं है, मतलब पूरी समझी ही नहीं जाती। वो रात जो है वो 2 रातें भी हो जाती हैं, वो कभी कभी एक हफ्ता भी हो जाता है, फिर वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। उसको बहुत ज़्यादा अरसे के लिए लगाएंगे, आपके पोर जो है क्लॉग हो जाएंगे। जैसे आपको कंडीशन बताएगी, अगर ऑयल की वजह से, सेबम की वजह से, तो वो वर्स हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, आपकी कंडीशन ख़राब होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ ड्राइनेस है, स्कैल्प का मसाज बहुत ज़रूरी है। सरसों का तेल बेस्ट है किसी भी कंडीशन के अंदर। मैं मतलब किसी को भी चैलेंज कर सकती हूँ, किसी भी तरह से बेस्ट है, बट लगाने का तरीका आना चाहिए और अपनी कंडीशन को समझना चाहिए। अगर आपके स्कैल्प बहुत ऑयली है, कोई प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसका टाइम पूछिए कि मैं पूरी रात लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ। और पूरी रात का मतलब सिर्फ रात 4 से 5 घंटे, 6 घंटे होता है। वो जो रात है वो 24 घंटे पे नहीं जानी चाहिए, इसलिए कि वो फिर नुकसान दे। तभी हम कहते हैं थोड़ा सा नीम गर्म कर लें और 2 घंटे के लिए लगा लें, तो उसको वॉश कर लें। तो क्या अगर भूल जाएं, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं है, गीज़र नहीं चल रहा, सुस्ती आ गई, तो वो आपका जो तेल है फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचाएगा। बस ये आपने थोड़ा सा कुछ चीज़ों की एहतियात यहाँ पे आप लोग जो बता रहे हैं चीज़ें, उनको अवेयर करें, लेकिन उसको एज इट इज़ फॉलो करें या थोड़ा उस किसी से कंसल्ट करके फॉलो करें। सरसों का तेल बेस्ट है। सेकेंड नंबर पर जैतून का तेल बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल बेस्ट है अगर सूट करता है, बट कराची वालों के लिए स्किन के लिए भी जैसे हाथों पाँव पे लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कौन सा ऑयल? कोकोनट ऑयल यूज़ करें। स्किन के लिए कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल बेस्ट है ये। अगर एक्जिमा है, बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब है, कोई ऐसी कंडीशन है, तो फिर वो कंडीशन के देखते हुए वो फिर हम सरसों का तेल सजेस्ट करते हैं। बट एक नॉर्मल हाइड्रेशन के लिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए कोकोनट हो गया, आलमंड हो गया, जोजोबा ऑयल हो गया, ये बेस्ट है। इनको मिला के भी आप बना के लगा सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट, यकीनन डॉक्टर समरा भी उसको सेकेंड करेंगे, कि जब भी आप कोई चीज़ लगाते हैं, स्पेशली मॉइस्चराइज़र या ऑयल लगाया बहुत जल्दी में हम लोग और चल दिए, ऐसा नहीं होता है। उसको मॉइस्चराइज़र हो, आपका ऑयल हो, उसको आपने लगा के एब्जॉर्ब करना है, ताकि जो उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो अंदर तक जाके आपके सेल्स को हाइड्रेट आप करे, आपके स्किन को आपको अंदर पेनिट्रेशन हो जाए। सिर्फ ऊपर की लेयर पे अगर लगेगा तो पोर्स क्लॉग हो जाएंगे और वो आपके लिए नुकसान देगा। उसको एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है। सही। स्किन से रिलेटेड जो है वो ज़्यादातर कौन सी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं इस विंटर सीजन में? विंटर सीजन में यूजुअली ड्राइनेस बहुत कॉमन है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छा सा हाइड्रेट करें स्किन को। जैसे अच्छे मॉइस्चराइज़र जिसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक हाइलुरोनिक एसिड है, सेरेमाइड्स हैं, आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सो ये एक अच्छे सा कॉम्बिनेशन वाला मॉइस्चराइज़र लें। और ये नहीं है कि 1-2 दफ़ा आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, अब दिन में 4 to 5 टाइम्स जितना आप अप्लाई करेंगे अच्छा है आपकी स्किन के लिए इस विंटर सीजन में। प्लस सन प्रोटेक्शन फैक्टर एक अच्छा लेके आप सन स्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। सन स्क्रीन का इंतखाब करना कैसे जो है ना वो चाहिए? देखो, जो हमारा वेदर है उसमें हम यूजुअली 50+ वाला सन स्क्रीन एडवाइस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंटेंस होता है। सो आप ये नहीं है कि सर्दियाँ हैं तो हमें सन स्क्रीन की नीड नहीं है, वी शुड अप्लाई सन स्क्रीन एज वेल। और डाइट बहुत अच्छी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पानी ज़्यादा पिएं, स्किन को हाइड्रेट रखें,
गुड लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बिल्कुल कोर्स। ऐसे ही आप ये देखें ना, बहुत सारी चीजें आप लगा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है यस तो देखें आपकी आंखों के नीचे कितने हल्के पड़ जाते हैं, वो लाइंस आ जाती हैं आपके ऐसे, सही सोने में, बिल्कुल आपके ना सही, सोने के। agree, अब आप I कहेंगे agree। मैं लगाती रहूं और जी मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता। आप वॉक नहीं कर रहे, आप पानी नहीं पीते, आप जो है वो टाइम से सोना उठना नहीं करते, खाना वक्त पे नहीं खाते। एक्सरसाइज, सही टाइम पे सोना, अच्छी डाइट लेना, पॉजिटिव सोचना, ये सब भी बहुत सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। अब आप ये देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको, एक डर्मेटोलॉजिस्ट बैठ के आपको ये बातें बोल रही है, वो ये नहीं कह रही कि आप ये दवा खाना शुरू कर दें या लगाना शुरू कर दें। दवा दारू का तो बाद में मामला आता है, पहले आप अपना हाल तो रखना शुरू करें। अच्छा, एक और इशू ये है इस मौसम में सबसे ज्यादा कि वो एड़ियाँ बहुत फटती हैं लोगों की ना, क्रैकी, और इतनी तक लोगों को कुछ सीवियर हो जाता है कि वो खून भी आ जाता है उनमें। ऐसे ही है। तो उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है सम्राट? देखो, सबसे अच्छा ये है कि हमारे पास एक पेट्रोलियम जेली होती है। हाँ। हम बहुत महंगी क्रीम्स और उनकी तरफ ना जाएं, हम पेट्रोलियम जेली भी लगाना शुरू कर दें और अच्छी डाइट लेना शुरू कर दें, ज़रा ऐसी ग़िज़ा जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करे। सो हम भी ऑब्वियसली प्रिस्क्राइब करते हैं चीज़ें ऐसी जो आपकी हेल्प करती है इस कंडीशन को ठीक करने में, बट घर में जो आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो वो एटलीस्ट ये 2 चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास क्या जो है इसके लिए? बिल्कुल, देखिए वही वाली बात है कि वो ड्राइनेस हो रही है और उसमें मल्टीविटामिन का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी डाइट अच्छी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, तभी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, तो आपकी स्किन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, एड़ियाँ फट रही हैं, ड्राइनेस हो रही है, कारपेट पे नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। आपने कोई भी बाम, क्रीम, बटर कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं है। मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइज करना कुछ भी नहीं है। तेल तो घर में होता है, पेट्रोलियम जेली, वेज़लिन हर घर में मौजूद होती है। सिंपल आप एक छोटा सा जो कैंडल होती है, जो भी अपनी आम सी मोम होती है, या बीज वैक्स ले लीजिए, 1 चमचा आप पेट्रोलियम जेली लीजिए, वेज़लिन लीजिए, उसको आपने उस पैन में डालना है, उसमें आपने हाफ कैंडल या 1 स्पून के करीब कैंडल मतलब बीज वैक्स या कैंडल वैक्स डाल दिया है, उसमें 5 से 6 कैप्सूल्स विटामिन ई ऑयल के डाल दिए। और शलजम, मैं इसको बार बार कहती हूँ कि सर्दियों में बेस्ट अल्लाह का तोहफ़ा है ये, उसको उबाल के इतना कि बिल्कुल मैश करके और वो 1 स्पून ऐड कर दिए। तमाम चीज़ों को मिक्स कीजिए, अच्छा सा आपका बाम बन जाएगा। इसको लगाइए रात को, थिक लेयर लगाइए, कॉटन सॉक्स वेयर कर लें, कुछ नहीं तो शीट जो है या अपना क्लिंग शीट जो है वो लपेट लीजिए या सॉक्स पहन लीजिए। 1 से 2 दिन लगाएंगे, वो इंशाल्लाह नॉर्मल होना शुरू हो ये जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, मैं मिस कर रही थी। हम कॉटन, प्योर कॉटन सॉक्स, प्योर कॉटन के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो मिक्सचर वाले कपड़े होते हैं वो भी एग्रवेट करते हैं इन कंडीशंस को। प्लस ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करें, एक्सट्रीम हॉट जो वाटर होता है वो भी स्किन के लिए हार्मफुल होता है। अच्छा, ये भी कहते हैं ना कि बहुत तेज गर्म पानी से सर नहीं धोना चाहिए। कोई बॉडी भी नहीं धोनी चाहिए। सो Body भी नहीं धोनी? ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करें, ना एक्सट्रीम कोल्ड होना चाहिए ना एक्सट्रीम हॉट, इट्स लाइक ल्यूक वार्म वाटर आपको यूज़ करना चाहिए। ड्राइनेस बढ़ जाती है, बढ़ आपकी जाती स्किन है, बहुत आपकी स्किन बैरियर जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। रंगत बहुत खराब हो जाती है इस मौसम में। वजह वही है, डिहाइड्रेशन ऑफ योर स्किन। लोग देख रहे होते हैं ना कि स्केली सा रेड रेड काला काला बच्चों के मुंह पे, ड्राइनेस की वजह से। बड़ों के मुंह पे, हालांकि मॉइस्चराइज भी कर रहे हैं लेकिन स्टिल वही है। वही है, मॉइस्चराइज अब वैसे नहीं कर रहे जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। और वही जैसे इन्होंने डाइट बोला, अब शलजम एक तोहफा है, डिफरेंट है। हमारे अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं हमारी सब्जियों में, फ्रूट्स में। मल्टी विटामिन्स लेने की भी एडिशनली इतनी नीड नहीं होती अगर हम प्रॉपर डाइट, अपनी बैलेंस डाइट अपनी मेंटेन करें, और जो कि सबसे हम नहीं कर रहे। बिल्कुल, और सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वेरी हम इट्स अ उसको गिफ्ट। इतना शो- उसमें मतलब- ऑयल है, उसमें बिल्कुल। न्यूट्रिएंट्स है। और ये नहीं कि लोग कहते हैं बहुत महंगे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि 5 किलो एक दफ़ा में खा लेना है। Exactly. ठीक है, आपने हैंडफुल खाना, उसमें सब चीज़ें, 2 से 4 अखरोट आ गए, 3 से 4 बादाम आ गए, किशमिश, रेजिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आयरन सोर्स है। आपने कोई ना कोई उसमें जरशक आ गया, डिफरेंट चीज़ें, पर थोड़ी बहुत चलते फिरते आप खा लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नीड रहेगी ही नहीं। हम जो मल्टीविटामिन्स इतने ख़रीदते हैं, सिर्फ उसकी जगह हम ड्राई फ्रूट्स लेके रख लें और बच्चों को खिलाना शुरू करें। अच्छा, हाँ, ये कहेंगे कि अब डॉक्टर समरा बैठी हैं, लेकिन हम ये कह देंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो जितनी भी महंगी दवा लिख देगा, वो कैप्सूल का जो डब्बा लेकर आ जाएंगे, लेकिन वो भी 5-5, 6-6 हज़ार रुपए के कैप्सूल्स आते ऐसे ही हैं। है। तो आप उसके बजाय बादाम, अखरोट और पिस्ते खरीद के खा लें तो आप वो बेहतर इनिशियली होगा। स्टार्ट करो। कुछ कंडीशंस ऐसी स्किन कंडीशंस होती हैं जिसमें कंसल्टेशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे किसी को डर्मेटाइटिस हो रहा है, उसकी सोराइसिस की कंडीशन है, एक्जिमा है, कोई इन्फेक्टेड एक्जिमा है, उसमें आपको जाना है ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, वो ट्रीट करेगा। बट ये जो एक नॉर्मल सी ड्राइनेस है, उसके लिए तो ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम योर
डाइट को देखना ज़रूरी है। देखो हमारे पास भी आ रहा था, हम उसको बादाम पिस्ते नहीं खिला रहे, हम भी मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ना। बट ये कि पहली चीज़ वही है कि आप बिल्कुल डॉक्टर से किसी से भी कंसल्ट कीजिए अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। लेकिन अच्छा, एक और हमें जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए वो ये चाहिए कि ये फौरी तौर पे हो जाए, आज लगाया कल हो जाए। आप जो भी चीज़ बताएंगी, रेमेडी बताएंगी, वो भी कल हो जाए। उन्होंने कोई दवा देनी, वो मुझे कल सही नहीं हो रहा, मैं एक लोशन भी स्टोर से, ड्रग स्टोर से खरीद, यार ये तो काम ही नहीं कर रहा, मैं तो हाथ 2 दिन हो गए बिल्कुल कुछ नहीं किया, तो लगाई जा रही हूँ। तो ऐसा ये जो पेशेंस है वो आपको कितना अपने स्किन के साथ और बॉडी के साथ रखना ज़रूरी है सब? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैं बोलती हूँ कि फॉलोअप्स होते हैं हर कंडीशन में। किसी कंडीशन में हम 2 वीक्स पे फॉलोअप कर रहे होते हैं, किसी में 4 वीक्स पे। तो वो जो टाइम होता है ना, वो दवाई भी लगाने में और उसके असर करने में एक वो टाइम लेती है। इट्स नॉट अ मैजिक एक्चुअली। तो हमारे यहाँ ये थोड़ा सा है मिस कॉन्सेप्ट के 2 दिन में हमने लगाया तो ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी का जो एक हमारा है, और जैसे आपने बताया ना मॉइस्चराइजर भी लगा दो, भाग गया बस लगा के बेटा उसको जल्दी से बैठ के वो नहीं किया। एक तो टाइम भी नहीं है ना मेरा ख्याल हर किसी के पास कि वो कैसे जो नहीं, है मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट ठीक है, हम रोड पे अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है, दुनिया खड़ी होती है, 4-4 घंटे लगा देगी, खड़े होके देखते रहेंगे। आई एग्री। ठीक है, इस तरह की बेतहाशा चीज़ें, फालतू चीज़ों में स्क्रॉलिंग, बेतहाशा टाइम है, मैनेजमेंट नहीं है। और अब ये लेजीनेस है, हमारे लिए टाइम नहीं है। बच्चों को देखना है, शौहर को देखना है, ससुराल को देखना है, घर को देखना है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। पूरा दिन बैठ के वो ड्रामा, टीवी सब कुछ चल रहा होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। बिल्कुल। सबसे पहले आपने अपना ख्याल रखना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप 6 घंटे शीशे के सामने बैठी रहें। सुबह उठ के आप ब्रश कर रहे हैं, मुँह हाथ धो रहे हैं, वो 2 मिनट की जगह वो 10 मिनट लगा लीजिए। और रात को ज़रूर, चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, क़यामत गुजर रही हो, आपने 10 मिनट अपने आप को देने हैं, ये सोच के कि आप अच्छी हैं, आप हेल्दी हैं, आप फ्रेश हैं, आप खूबसूरत हैं, आपका पूरा ख़ानदान अच्छा हो जाएगा। नाइट टाइम रूटीन क्या होना चाहिए? क्योंकि अब हम देखते हैं बड़ी महंगी महंगी क्रीम्स एंड प्रोडक्ट्स आ गई हैं जी, नाइट टाइम फलाना और फलानी केयर और ढिमाकी केयर, तो वो किस हद तक इफ़ेक्टिव होती है? और आपका रूटीन क्या होना चाहिए? रूटीन ये होना चाहिए कि रात में आप जब अगर मेकअप आप लोग कर रहे हैं तो मेकअप सबसे पहले रिमूव करें बहुत अच्छी तरह से। देन आपने एक अच्छा सा फेस वॉश रखना है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम होनी चाहिए, सीरम होना चाहिए जिसमें सीरम में एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए। अगर आप 30 एंड अबव हैं तो वो एंटी एजिंग रेटिनॉल, आप विटामिन ए स्टार्ट करवा देते हैं पेशेंट्स को कि वो ऑब्वियसली एंटी एजिंग इफेक्ट्स देता है। सेरामाइड्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड है जो आपकी स्किन को प्लम्पिंग इफेक्ट देता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को ख़त्म करता है। सो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक अच्छा सा सीरम होना चाहिए आपका नाइट का। इनफ है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगी। हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, चीज़ें आई नहीं है, उसकी वजह ये है कि वही वाली बात है कि हम लोग कहते हैं टाइम नहीं है। तो वो उस ट्रैक पे लाने के लिए अगर कोई भी, मतलब सिर्फ लड़कियां, ख़वातीन नहीं, मर्दों को भी अपना ख्याल रखना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि टाइम नहीं है, क्या करें, तो वो एक सिस्टम बना दिया गया है, चीज़ें उनके लिए ईजी कर दिया है कि आपने वॉश करके, क्लेंजिंग करके, सिरम लगा के, ये लगा के फिर आपने सोना है। अब उनको हो गया अच्छा ये पैक तो मुझे यूज़ करना है तभी मैं ठीक होंगी। अगर वो ये रूटीन किसी भी तरह से कर रहे होते तो उनको इन तमाम चीज़ों की नीड नहीं होती। अब वो क्रीम है, आपका क्लेंज़र है, आपका सीरम है, आपके डिफरेंट जो विटामिन या जो भी एप्लीकेशंस हैं और रूटीन केयर, वो अगर आप रूटीन में कर रहे हैं तो उसको आज के दौर में थोड़ा सा मॉडिफाई या कहना चाहिए कि एडवांस कर दिया, इजी कर दिया समझने के लिए। ये बेसिक नीड है हमारी, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पहले घर में ख़वातीन वैसे कर लिया करती थी। अब जब वो कहते हैं कि जी टाइम नहीं है तो उनको एक पूरा पैक बना के दे दिया कि जी ये आपने डे में करना है, ये आपने नाइट में करना है, ये आपका डेली रिजीम है। Exactly. एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सारा बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल करना चाहती हैं आप? अच्छा, मेरे डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि सर्दियों में बेसिकली जो सीरम्स होते हैं, लाइक विटामिन सी, नायासिनामाइड और रेटिनॉल, प्रेफरेबली इसमें से कौन सा सीरम हमें यूज़ करना चाहिए? और क्या ये तीनों सीरम अगर कोई कंटिन्यू करना चाह रहा है तो एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये था कि लाइक कॉम्बिनेशन स्किन के लिए क्या सर्दियों में जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए या क्रीम बेस्ड? ठीक है जी। बिल्कुल। जो मॉइस्चराइज़र की ना बात की कि वो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र इज़ गुड फॉर यू। जेल बेसिकली ड्राई स्किन ड्राई करने के लिए होता है, तो ये हम यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं समर वेदर में। विंटर वेदर्स में यू शुड यूज़ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स।
और जो इन्होंने बात की कि niacinamide, retinol और Hyaluronic combination acid. hyaluronic acid. So niacinamide is very good for acne prone skin, plus ये pigmentation पे बहुत अच्छा काम करता है. सही. प्लस हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी स्किन को प्लम्पिंग इफेक्ट देते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, आपकी फाइन लाइन्स और रिंकल्स को डिमिनिश करता है. रेटिनॉल जो है हम थोड़ा सा माइल्ड यूज़ करें क्योंकि ये एक्सफोलिएट करता है स्किन को. सो सर्दियों में आप ऐसा सीरम यूज़ करें कि जिसमें थोड़ा रेटिनॉल का जो है कम हो परसेंटेज. अच्छा, तो इन तीनों को क्या एक साथ यूज कर सकते हैं या अलग अलग आपको यूज करना अब पड़ता है, या आने कोई लगे- एक इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल, देखो एज पर योर नीड हम फिर प्रिस्क्राइब करते हैं. ये नहीं है कि हम तीनों हर एक पेशेंट को दे देते हैं. अगर किसी का प्रॉब्लम है कि पिगमेंटेशन हो रही है तो हम कॉम्बिनेशन सीरम्स आ गए हैं मार्केट में. बट कुछ लोगों को होता है रिक्वायरमेंट कि जी हमारी बहुत एक्नी इरप्शन ज़्यादा हो जाती है विंटर वेदर्स में, सो उनको फिर नायासिनामाइड हम दे रहे होते हैं. ज़रूरी नहीं है नायासिनामाइड और रेटिनॉल में साथ यूजुअली मैं रिकमेंड नहीं करती. सही. सो वन थिंग तो डिपेंड ऑन कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है उस वक्त पेशेंट को. बेसिकली खुद भी इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना नहीं चाहिए करना अपने स्किन के चाहिए, साथ. जी, हम इस बिल्कुल. वक्त में क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी एक साथ करने लग जाते हैं. लाइक टोटके भी कर रहे होंगे और दवा भी खा रहे होंगे, या कोई एक चीज़ पे थोड़ा बहुत सारी स्टिक चीज़ें रहना. लगाना एकदम फेस पे इट्स नॉट ऑल राइट. आप देखो वही बात है कि आप दिखा दो स्किन को. अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम फिर बता देंगे कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. ये नहीं कि आप नायासिनामाइड भी लगा रहे हैं, रेटिनॉल भी, सब कुछ एक साथ प्लीज़ ना यूज़ करें. आप क्या रेकमेंड करती हैं, क्योंकि रात में या दिन में भी लोग बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ लगा रहे होते हैं, एक के बाद एक चीज़, एक के बाद एक चीज़. देखिए चीज़ें वही वाली बात है कि कम से कम आपको स्किन का ख्याल रखना है. तो स्किन का ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत कुछ लगाएंगे. कोई एक चीज़ आपने पूरा सिलेक्शन आपका है कि आपने सुबह मॉर्निंग वॉश कर लिया है, सनस्क्रीन लगा लिया है, इवनिंग आपने सीरम लगा लिया है. रात के लिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई एक सीरम, कोई एक मॉइस्चराइज़र बस बहुत है. अगर कोई कंडीशन ऐसी ख़राब है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपने लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपने उनको दिखाना है, फिर पूछ के लगाना है. बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाना जो है स्किन को ख़राब कर आपके देता है. पास सबसे ज़्यादा लोग इस सीजन में क्या कंप्लेन लेकर आते हैं? मेरे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट आता ही पिगमेंटेशन का है. सबसे ज़्यादा जो पेशेंट मेरे पास है वो हेयर का आता है या पिगमेंटेशन है. उसके बाद एक मसला आता है उनका मोटापा. तीन मेजर प्रॉब्लम. मेजर प्रॉब्लम्स. एक रंग पे भी कंप्रोमाइज़ कर लिया है कि वो समझ में आ गया कि स्किन का हेल्दी होना ज़रूरी है. रंग गोरा होने से बेहतर है कि स्किन हमारी हेल्दी हो, फ्रेश हो, फ्लॉलेस हो. लेकिन ये जो कुछ चीज़ अच्छा होता है क्या कि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें स्किन पे लगाएंगे स्किन खुद परेशान हो जाती है कि उसको रिएक्ट कैसे करना है. एक्नी ख़त्म कर रहे हैं तो अनवांटेड हेयर्स निकल रहे हैं, आपका उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको रिंकल्स आ रही हैं, कहीं तो पिगमेंटेशन आ रही है तो पोर्स आपके ओपन हो गए. तो ऐसी कोई कंडीशन तो लाजमी एक दफ़ा कंसल्ट कर लीजिए. और बेतहाशा चीज़ें कभी भी नहीं. अच्छा होता पता है क्या है, मैं आपको बताऊँ, आप भी ये एग्री करोगे. पेशेंट आता है, आप मेरे पास आए, आपको मसला एक एक्नी निकली हुई है, आपने सोचा फीस तो मैंने दी है, 6 मसले का जो है हल मैं आज ही पूछ लूँ इनसे. एग्री. ठीक है. अच्छा आप उसके बाद 5 बच्चों का भी पूछ लूँ, शौहर का भी पूछ लूँ, खाला कज़न का भी पूछ लूँ. फिर बाद में इतना महंगा पर्चा. अच्छा इसमें से ये ले लेती हूँ, एक बाल का, एक स्किन का, एक बॉडी का. इलाज पूरा कहीं भी नहीं होता है. चीज़ ज़्यादा होती है कि महंगा बहुत हो गया. भाई ख़ानदान के 10 लोगों का नुस्खा आपने लिखवा लिया है. एक मसले को पहले हल कर लीजिए. कोई भी जो आपकी प्रॉब्लम है, जो भी है, चाहे वो बाल हैं, आपके स्किन है, किसी एक चीज़ को पहले सॉल्व कर लीजिए. जब वो बिल्कुल आपका सेटल हो जाए देन आप दूसरी चीज़ के ऊपर जाइए. यू शुड बी फोकस्ड. Yes. आप जब आते हैं किसी डॉक्टर के पास तो आपको जो भी आपका मेजर इशू है आप उसको ट्रीट करो. आप ये बिल्कुल आई एग्री, हम बहुत फेस करते हैं. आप यकीन करेंगे इतने बड़े बड़े पर्चे लेके बैठी होती है कि नहीं डॉक्टर साहब 1 मिनट, पहला मसला. हाँ वो पूरा पेपर पुरानी खोलता है. प्रिस्क्रिप्शंस भी होती हैं जो वो शो कर रहे होते हैं आपको, तो वो कि ये चले, वो तो फिर भी समझ में आ रहा है कि हम ये चीज़ें ट्राई वो कर तो चुके हैं, चलो तो ये ठीक वर्क आउट नहीं करी तो अब मुझे कुछ और चाहिए. एक्चुअली ओवर ट्रीट बहुत करते हैं हमारे घर. ओवर ट्रीट बहुत करते हैं स्किन को, जिससे ख़राब होती है स्किन. बिल्कुल ऐसे. अब तो मार्केट में ऐसी जो ना रंग गोरा करने की वो भी आ गई हैं क्रीम्स वगैरह, उसमें स्टेरॉइड्स हैं और क्या होता है उनमें, उसमें सब कुछ होता है. अगर आपकी किसी से दुश्मनी है, मैं आपकी दुश्मन हूँ, मैं आपसे जेलस हूँ, मैं कहूँगी ये क्रीम लगा लो, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन है. बस दुश्मनी हो गई पूरी. बिल्कुल. आपको कुछ नहीं करना दुश्मनी में. आपने सिर्फ कोई ऐसी क्रीम दे देनी है जो ज़िंदगी भर पैसा पानी की तरह वो बहाएंगी अपनी स्किन को सही करने के लिए. और सिर्फ स्किन नहीं, यहाँ पे मेरा बड़ा मसला आता है,
आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करती है। आप Organs को damage जैसे कि जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं वो यही नहीं है कि आप लगा के आपने वॉश कर लिया। आपके पोर्स हैं, आपके स्किन के अंदर, आपके स्कैल्प के अंदर हर चीज़ पेनिट्रेट करती है, तभी तो वो रिजल्ट देती है। वो किसी ना किसी परसेंटेज में बॉडी के अंदर जब जा रही है तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनफर्टिलिटी का इशू हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर बेतहाशा बढ़ गया है, कैंसर्स के बढ़ गए, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ये सब चीज़ें बेतहाशा बढ़ गई हैं। आपकी एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले ये सब कुछ कहाँ था? अब ये सब कुछ बहुत कॉमन हो गया। हम समझते हैं शैम्पू का तो मतलब सिर्फ बाल धोना है। वो बाल नहीं वॉश कर रहा, बाल वॉश करने के साथ उसका जो केमिकल, जो भी चीज़ है वो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है बहुत मिनिमम क्वांटिटी। अच्छा, हमने मॉइस्चराइजर्स की तो बात की कि मॉइस्चराइजर्स को चूज़ करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखें, जेल बेस कौन है, ऑयल बेस कौन है, वाटर बेस कौन है। शैम्पू को चूज़ करते वक्त किस चीज़ का ख्याल करना ज़रूरी है डॉक्टर साहब? शैम्पूज़ में भी आप ये देखो ना कि अगर आपको डेंड्रफ बहुत हो रही है तो आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं शैम्पूज़ में, जैसे हाइलुरोनिक एसिड वाले शैम्पूज़ भी हैं, उसमें सैलिसिलिक एसिड भी है जो एक्सफोलिएट भी कर रहा है और मॉइस्चराइज भी कर रहा है आपकी स्किन को। सो स्कैल्प की स्किन भी उतनी ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट होती है जैसे आपकी फेशियल स्किन या बॉडी की स्किन है। सो शैम्पू भी चूज़ करते हुए बहुत आपको ख्याल करना है। बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले सल्फेट फ्री शैम्पूज़ होते हैं वो आप यूज़ करें। सो इट्स गुड। माइल्ड शैम्पू यूज़ माइल्ड शैम्पूज़ यूज़ करें। कहते हैं बेबी शैम्पूज यूज़ करें, वो भी बहुत अच्छे होते हैं गुड स्किन के होते लिए, हैं, ऐसा है? बस वही बात है, केमिकल्स कम हो। हाँ बिल्कुल, बेबी शैम्पू एक नाम हो गया, जैसे हम कहते हैं बेबी स्किन, एक टर्म हो गई है। अगर बेबी शैम्पू में भी केमिकल है तो वो भी हार्मफुल है। वो भी हार्मफुल। बेबी एक टर्म हो गई है कि इसका मतलब एक आपने हार्मलेस कोई माइल्ड सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। सही, वक्फा ले लेते हैं यहाँ पर, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि स्किन केयर का ख्याल करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा, स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ साथ बालों की हिफाजत के लिए भी हमने बात की। लेकिन जैसे उम्मी राहिल ने भी अभी बीच में गुफ्तगू जब हो रही थी तो जिक्र किया था कि जी मर्दों को जो है ना वो भी अपना ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम अभी अपने लिए तो ख़वातीन बात करें, लेकिन उम्मन हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये नहीं है कि मर्द जो है वो अपनी स्किन मॉइस्चराइज़ नहीं करते, हाथों पाँव पे मॉइस्चराइजर्स नहीं लगाते, जबकि उनका एक्सपोजर बाहर ज़्यादा है, हवा से, पानी से, धूप से, सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए कितना ज़रूरी है। तो मर्दों के लिए भी ये इस मौसम में अपना ख्याल करना कितना ज़रूरी है और कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे फीमेल्स की स्किन है मेल्स की, तो दे हैव टू ऑब्वियसली उनको भी केयर करनी है। लेकिन अब मैं जो कहते हैं वो हम तो रफ एंड टफ हमारा ख़राब नहीं, अब मैं जो नोटिस कर रही हूँ 2 साल 3 साल से मेल्स में भी बहुत अवेयरनेस आ गई है, वो भी ख्याल करते हैं अपना। और उसमें इनफैक्ट मेरे पास इस वक्त इक्वल है मेल एंड फीमेल पेशेंट्स। सो बिल्कुल उनको भी वैसे केयर करनी है, स्किन की मॉइस्चराइज करना है, जैसे जो हम फीमेल्स को बता रहे हैं वो मेल्स के लिए भी है कि केयर करें अपने बालों की, अपनी स्किन की, सनस्क्रीन लगाएं क्योंकि उनका बाहर का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, सन एक्सपोजर। तो सनस्क्रीन का मैं हमेशा कहती हूँ कि हर 2 घंटे बाद रीअप्लाई करें। ये नहीं है कि मॉर्निंग में एक दफ़ा लगा लिया तो वो पूरे दिन के लिए इट्स इनफ। नो, यू हैव टू रीअप्लाई सनस्क्रीन। तो सन बहुत डैमेज कर रहा होता है हमारी स्किन को। उमूमन हमें लग रहा होता है कि सनस्क्रीन जो है सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल करना है। नहीं, बिल्कुल हर दोनों वक्त वेदर बिल्कुल लाजमी लगाना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी बात और ऐड करूँगी कि मर्दों को, मेल को अपना ख्याल रखना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला ये आ जाता है कि अगर वो रखना भी चाहते तो उनको कहा जाता है कि मर्दों को क्या ज़रूरत है। फिर उनको होता है कि अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो फैमिली के अंदर मतलब माँ है, बहन है, बीवी है, या अपने साथ के जो सराउंडिंग में जो फीमेल्स हैं वो उनको कहेंगी कि भाई ये मजाक उड़ाने वाली कैफियत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी उनको अपना ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए, इसलिए कि उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। वो बाइक भी चला रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं, आउटडोर भी उनका ज़्यादा होता है, उनको स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा होता है। पूरे घर की जिम्मेदारी ऑब्वियसली औरत से ज़्यादा मर्द के ऊपर होती है, स्ट्रेस लेवल भी उनका ज़्यादा होता है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो उनको अपना ख्याल रखना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे काम छोड़ के अपने स्किन केयर या हेयर केयर करें, बट ठीक है कुछ चीज़ें लाइक जैसे सनस्क्रीन हो गया है, नाइट सीरम हो गया है, नाइट क्रीम हो गई है, कोई अच्छा विटामिन है, ये ज़रूर है। बहुत ज़्यादा जो कंप्लेन आती है वो टी शर्ट पहनते हैं, ये 2 रंग के हाथ हो गए, ठीक है, बाइक्स पे घूमते हैं, हाथ खराब हो जाते हैं, फेस ये नेक का एरिया ये बहुत ख़राब हो गया है,
स्किन ज़रा से ऑब्वियसली मर्द की स्किन थोड़ी सी हार्ड ज़्यादा होती है, उसको केयर की ज़रूरत ज़्यादा है। आप पूरा वक्त शीशे के सामने नहीं बैठे रहें, पूरा वक्त अपने ऊपर टाइम ना दें, लेकिन कुछ टाइम आपने लाजमी अपने ऊपर लगाना है कि आपका भी फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ खाना ही मर्द के लिए सिर्फ खाना ज़रूरी नहीं है, उसको भी वो तमाम चीज़ें चाहिए, चाहे वो शैम्पू हो, ऑयल है या सीरम्स हैं, मॉइस्चराइज़र्स हैं, बल्कि मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मर्द के लिए। एक स्किन केयर रेजीम जो इम्पोर्टेंट होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत महंगी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आपका अच्छा मॉइस्चराइज़र हो, आपके पास एक अच्छा फेस वॉश हो, नाइट सीरम बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक से अपना सनस्क्रीन सनस्क्रीन हो, ये बस। 4 चीज़ें आप रख लें और ये आप उससे करते रहें, एक अच्छी नॉर्मल रूटीन में रखें तो इट्स गुड। सही। अभी हम ये देख रहे होते हैं कि हर सीज़न में, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, सब चीज़ों को छोड़ के हमें गोरा होना है और स्किन को बेहतर करना है। स्किन टोन बेहतर करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, आप स्किन नीट करें, टोन बेहतर करें, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम बात भी करते हैं कि क्रीम्स लगाना शुरू कर देते हैं और सेल्फ मेडिकेशन, अब तो दवाएं आ गई हैं, वो खाना शुरू कर देते हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर किसी से जांचे पूछे। वो किस हद तक खतरनाक आपके लिए ये कॉज एक कर बहुत बड़ा डायलेमा है कि हमारे यहाँ ना ये रंग को गोरा करना कि ये क्या होता है। मैं तो कहती हूँ कि जो आपकी अल्लाह ताला ने कलर बनाया है वो आपके हिसाब से है और उसको आप फ्रेश करो, अपनी स्किन को फ्रेश करो। इवन स्किन टोन होनी चाहिए, ग्लो होना चाहिए स्किन पे, बट ये गोरा वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक इट्स नॉट गुड। अच्छा देखिए, इसमें भी मैं कहूँगी कि कसूर हम औरतों का ही है। जब हम रिश्ते के लिए जब माँ जाती है तो उसकी पहली डिमांड क्या होती है? रंग गोरा चाहिए। वो बहुत सारी खूबियों को पसे-पुश डाल देंगे और कहेंगे कि ये रंग गोरा है तो तालीम पे भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, वेट पे भी हो जाएगा और हज़ार चीज़ों पे भी हो जाएगा। और लड़की कितनी टैलेंटेड, कितनी अच्छी हो, सिर्फ उसका रंग थोड़ा सा मतलब सिर्फ गंदुमी भी है तो वो जो माएँ होती हैं ना, उनको बहुत मसले आते हैं। लड़कों को मसले नहीं हैं, माँओं को बहुत मसले हैं। और मैं कहती हूँ कि जहाँ पे ये मसला खड़ा हो रहा है तो वहाँ पे आगे बात करनी ही नहीं चाहिए, ना कि आप अपनी बच्ची को कहना चाहिए कि परेशान कर दें, स्ट्रेस में डाल दें कि भाई तुम्हारा रंग, जेवर बेचती हैं ख़वातीन, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सिर्फ इंजेक्शन लगवाने के बच्ची का रंग गोरा हो जाए। रिश्ता करना है, रिश्ते के लिए तालीम ज़रूरी है, तरबियत ज़रूरी है, गोरा रंग ज़रूरी नहीं। बिल्कुल। और गोरा रंग से ज़्यादा अच्छा ये है कि स्किन का हेल्दी होना। देखिए, आपने गोरा रंग कर लिया, फार्मूला क्रीम लगा ली, इसलिए कि सस्ती है वो, आप एक 15 दिन में 10 दिन में गोरे भी हो गए और उसके बाद 10 साल तक आप उसका इलाज करते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? कितने केस हमारे पास मौजूद हैं जो सिर्फ इस बेस पे शादी ख़त्म हो गई कि जो केमिकल की वजह से स्किन ख़राब हो गई है। तो आपने स्किन केयर का ख्याल करना है, अपने स्किन केयर को देखना है। रंग गोरा करने के लिए अगर स्किन वक्त के साथ कलर ख़राब हो गया, देखिए बचपन में रंग अच्छा था, फैमिली में सबको चाहिए, या थोड़ा सा आप 19-20 कर सकते हैं, अच्छे विटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी क्रीम्स इस्तेमाल कर, अच्छी क्रीम जो कि जादू नहीं करेंगी, आपको कम से कम भी 3 से 4 महीने इस्तेमाल करनी है। असल में सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं ना, हर क्रीम उठा रहे हैं और काउंटर पे अवेलेबल है। जो बात करिए ना, उसमें स्टीरॉइड्स हैं। स्टीरॉइड्स आपके स्किन पे बाल आपके आने शुरू हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ होती है, उससे रीबाउंड पिगमेंटेशन आती है, जो आप पूरी ज़िंदगी फिर आप सफ़र करते हैं, वो पिगमेंटेशन नहीं ट्रीट होती है। आप फिर महंगे महंगे लेज़र्स लेते हैं, ये लोग सब कुछ कर रहे होते हैं। सो ये फार्मूला क्रीम्स प्लीज़ मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि ना यूज़ किया करें। और फिर ये कि रंग गोरा स्किन को बेहतर करना अच्छा, उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स भी हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, लेज़र्स हैं, आपके फेशियल्स हैं, हाइड्रा, ये तमाम चीज़ें बहुत इजीली आप मतलब अफोर्ड भी कर सकते हैं और इनके रिजल्ट्स भी हैं। तो ग्रेजुअली जाएं, स्किन अच्छी है, सब कुछ अच्छा लगेगा। सही बात है। और बहुत सारी चीज़ें तो हमारी किचन से भी पूरी हो जाती हैं, जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि खाने पीने में भी आप अपना ख्याल करें, उन्हीं चीज़ों को लगा भी लें, तो आप उनसे ही देखें तो आपको एक बहुत नेचुरल सोर्स से बहुत कुछ मिल जाता है। थैंक यू सो मच मेराहिला फॉर कमिंग इन द शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर सबरा फॉर कमिंग इन द शो। बहुत अच्छा रहा। बात यही है कि सर्दियों में हो चाहे गर्मियों में हो, आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें दोनों ने बताई कि उस तरह से आप बेसिक केयर करते हुए, बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। और आप जैसे भी जो है वो चाहें, आप अपना जो सीज़न है उसका एक रूटीन बना लें। उस रूटीन को जब आप फॉलो करेंगे, आपने जो चीज़ें आप लोगों को अभी बताई हैं दोनों ने, उनका इस्तेमाल करेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे और आप फिट भी रहेंगे। जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं और लास्ट मैसेज आपका क्या है? सिर्फ ये है कि खुश रहिए, खुश रहने दें, और जैसे आप बहुत प्यारे हैं, बस अपना ख्याल रखें, परेशान ना उसमें। हाँ, वाकई खुश नहीं रहते तो भी आप जितना भी कुछ लगा लें, मेराहिल ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया बेकार है कि वो बेकार है। पॉजिटिव रहें,
अच्छी लाइफ स्टाइल रखें, हेल्दी लाइफ स्टाइल। बहुत जॉगिंग नहीं कर सकते तो वॉक ज़रूर करें, अच्छी डाइट लें, स्लीप आवर्स और अपने ये जो मीडिया से इंटरेक्शन है लाइक फेसबुक, इस टाइम को रिड्यूस करें। screen इट्स वेरी अनहेल्दी। बिल्कुल ऐसे स्क्रीन और जो कहते हैं ना टाइम नहीं है, वो स्क्रीन टाइम कम Actually, yeah, this करके is the और problem. अपने जो पर्सनल जिंदगी है और अपनी हेल्थ है, अपनी स्किन है, अपनी ब्यूटी है, थोड़ा सा उसको टाइम दे ले रादर देन कि अच्छा हम देख सब कुछ रहे होंगे वो वीडियोस में कि ऐसे केयर करना है वैसे करना है, लेकिन केयर करने के लिए टाइम नहीं है, देखने के लिए वक्त है। तो प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए और अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें। ये मौसम थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लें तो सब चीज़ें इन कंट्रोल हो जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।